वेरी गुड इवनिंग डियर एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एसएससी टॉप 200 सीरीज़ में। अभी हम करने वाले हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनना, ठीक है। 34th वीडियो है अपना आउट ऑफ 200। चलो, तो चैप्टर 1, इसको मैंने कुछ चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। क्या है ये? द जेनेसिस ऑफ द ग्रेट अपराइजिंग 1857। देखो, ये चैप्टर ये कहेगा कि किस रीज़न से रिवॉल्ट हुआ, विद्रोह हुआ। देखो, कोई भी प्रोटेस्ट, विद्रोह, जो भी चीज़ें होती हैं वो एक चेन रिएक्शन से होती हैं। जैसे कि अभी प्रोटेस्ट हुआ था जब धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, वो क्यों हुआ था? क्योंकि केवल बात आत्महत्या की गई थी बच्चों के द्वारा, नीट के बच्चों के द्वारा, ये नहीं था। पेपर लीक की समस्या थी, पेपर कैसे बिक रहे हैं, घोटाला कैसे हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ। केवल एक ही नीट के बच्चे नहीं थे, एसएससी के थे, सिविल के थे, आपके आपके रेलवे के थे, बैंकिंग के, सारे बच्चे थे। और वो भी एस्पिरेंट्स थे, उनके फादर भी हुआ करते थे जिन्होंने आत्महत्या की, उनके भी पेरेंट्स थे। तो वो सारे आपस में मिलके आए। इसी तरीके से ये जो रिवॉल्ट कहते हैं ना कि आर्मी का रिवॉल्ट था, ऐसा नहीं था, ये जनता का रिवॉल्ट था। वो किस तरीके से जनता आपस में जुड़ी, क्यों? क्योंकि ये मतलब सुनने में बेवकूफ़ी लगती है कि आपके पास केवल हथियार है। कौन सा हथियार? केवल तलवार है, या चाकू समझ लो, तलवार समझ लो, घोड़े समझ लो, इन्हीं से आप लड़ सकते थे। सामने वाले के पास तोप थी, बंदूकें थी, फिर क्या ज़रूरत थी क्या उनसे हम मतलब अपनी जान की बाजी लगा के लड़ने का? और ये रिज़ल्ट इतना भयानक होता है, ये चीज़ छुपाई जाती है, लेकिन कितने लाखों लोगों की ज़िंदगी चली गई, लोगों को ये पता भी नहीं चला। अगर कहते हैं कश्मीरी गेट में, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हो तो एक फ़ोटो है उसमें, ठीक है, उसमें कश्मीरी गेट की फ़ोटो दे रखी है, जहाँ पर सर मतलब कट काट के ना रख दिए थे, मतलब इस तरीके से ना सजा के रख दिया था सब लोगों का, वो दिख रहा है, ठीक है। मतलब बहुत बेरहमी तरीके से मारा गया था जब 1857 का जिसने रिवॉल्ट किया था। लेकिन ये रिवॉल्ट क्या फेलियर कह सकते हैं? ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें ना एक नई शुरुआत की, जैसे कि अब हुई ना वैसे ही एक नई शुरुआत हुई, वो ज़रूरी था, ठीक है। रिवॉल्ट होना, लोगों ने जान दी, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि देश बचाने के लिए कुछ कुर्बानी भी ज़ाया नहीं जाती। चलिए शुरू करते हैं, फिर समझते रहना कि कौन कौन से रीज़न्स की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला जो रीज़न है वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है। देखो, इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, मतलब जैसे कि जिसे कहते हैं ना आर्थिक रूप से क्या करना, शोषण करना। अब ये तब आपको समझ आएगा जब मैं इंपीरियल वाला चैप्टर समझाऊंगा कि प्रॉपर तरीके से कैसे कैसे अंग्रेज़ देश में घुसे, कैसे उन्होंने कब्ज़ा किया, कैसे उन्होंने देश के पैसों को लूटा। लेकिन आप ऊपर से समझ लो, जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मे भी आपको समझ आ जाए कि जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने डायरेक्ट कब्ज़ा नहीं किया था, वो आए थे ट्रेड के लिए आए थे, ठीक है, व्यापार करने के लिए। लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था, जिसे सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं। वो बाद में हम अभी डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। लेकिन बस ये समझो, जैसे ही ब्रिटिश आते हैं ना, उन्होंने क्या किया, 0% इम्पोर्ट ड्यूटी स्टैब्लिश करवा दी इंडिया में। यानी ब्रिटिश का कोई भी सामान अगर इंडिया में बिकेगा, उस पर किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं ली जाएगी, ठीक है। ड्यूटी मतलब टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो जब टैक्स नहीं लिया जाएगा तो उनका जितना भी सामान बिक रहा है, मान लो अगर वो 50 रुपये का कोई सामान बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया में अगर वो 500 रुपये का बेच रहे हैं, ठीक, तो 500 का 500 उन्हें फ़ायदा हो रहा है। इनको जनता को क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, यानी अपने लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि ड्यूटी से ही तो टैक्स बनता है, टैक्स से वही टैक्स का पैसा हमारे देश में आता है। लेकिन वो डायरेक्ट आकर बेच रहे थे। यहाँ तक वो नहीं रुके, उन्होंने क्या कर दिया। देखो एक चीज़ समझो, अगर मैं बोलूँ एंशियंट टाइम से अगर मैं मिडेवल टाइम तक की बात करूँ, तो 2 डायनेस्टीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। इंडियन, ठीक है, इंडिया में तो अलग अलग डायनेस्टीज़ थी, चाइना एक हुआ करता था। ये दोनों था दुनिया के सबसे बड़े क्या पावर हुआ करते थे, सुपर पावर हुआ करते थे, बहुत पैसा था इनके पास में। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ आते हैं, इन्होंने लूटना शुरू करता है। पहले तो ये बता दिया कि विदेशी गुड्स हमारे इधर बहुत सस्ते में बिकेगी, उनको फ़ायदा होगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़, हमारी जो वस्तु हुआ करती थी पहले, पूरी दुनिया में हमारे मसाले और कपड़े बहुत पॉपुलर थे, इवन आर्टिफैक्ट्स भी ना बहुत पॉपुलर थे। लेकिन हमारा सामान अगर विदेश जब जाता था तो वो लगाते थे 70 से लेकर 80% टैरिफ। ये मान के चलो, अगर 100 रुपये का सामान यहाँ पर बिक रहा है, ठीक है, यहाँ से बेचना है, तो वहाँ पर टैरिफ डाल के 170 का हो जाता था, ठीक है। मतलब वो जितने का टैरिफ आप 10-20% ले सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा टैरिफ लोगे, कहीं कहीं तो 100% कर दिया था। यानी 100 रुपये का गुड वहाँ 200 रुपये में बिक रहा है, यानी 100 रुपये का वही फ़ायदा ले जा रहे हैं बिना कुछ किए। बस सामान आने का, सामान मतलब केवल अलाउ करने का 100 रुपये अगर वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाहते थे हमारे किसको, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ हमारी बहुत हुआ करती थी, वो चाहे हाथ से बने हुए सामान हम बेचते थे। उसीलिए कहते हैं इंडियन हैंडलूम्स, क्योंकि हमारे जो
हाथ के बने कपड़े थे बहुत मजबूत थे और बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, ठीक। अब उन्होंने ये चीज़ बंद करवा दी। अब वहाँ पर क्या होता है, अगर आपको पता हो तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है। इसी की वजह से वो केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन खुद के दम पर नहीं करते, वो क्या करते हैं, देखो वो क्या करते हैं, इंडिया से सामान ना चोरी करके ले जाना शुरू करते हैं। जो रॉ मटेरियल्स है ना उसको उठा के ले जाना शुरू कर जाते हैं। मैं अभी आता हूँ उस पर, रुको अभी उस पर थोड़ा होल्ड लगाते हैं। तो आसान शब्दों में यही है कि विदेशी गुड्स अगर इंडिया आएगा तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है, जिनसे उनको फ़ायदा होगा। याद रखना मैनचेस्टर से ज़्यादातर सामान आया करता था, या ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी मैंने बता दिया। और इंडिया से अगर सामान जाएगा तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा और इतना महंगा होगा तो वो लोग अपनी ही वस्तु खरीदना चाहेंगे। आप पे मतलब आपको, आप चाहे कितने भी मतलब विदेशी सामान के अगर फ़ैन हो, अगर आप पे वो जो सामान, मान लो अगर आईफोन है, अगर वो 1 लाख रुपए का आपको मिल रहा है, मतलब 60,000 का फ़ोन है, उस पर 40,000 का टैक्स लग के वो अचानक बोला जाए कि 2 लाख का है, 3 लाख का है, तो आप कहाँ से उसे खरीद पाओगे। बोलोगे नहीं कोई नहीं, मैं अपने इंडियन फ़ोन ही चला लूँगा। तो वही चीज़ है, वो अपने मार्केट को बचा रहे थे लेकिन हमारे मार्केट को बर्बाद कर रहे थे। ये चीज़, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुआ, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद एक ये आता है आपका, क्या है ये, कैलिको एक्ट है, ठीक है। क्या होता है ये, देखो इधर, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये बोला, मैंने क्या बोला, स्पाइसेस और क्लॉथ, क्लॉथ में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई कपड़ा हुआ करता था तो वो था आपका कॉटन हुआ करता था, ये याद रखना। तो इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश ने बिल्कुल बैन कर दिया कि मतलब उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बचाने के लिए, मतलब ये बहाना दिया गया कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ बचाएंगे, इसके लिए हम बैन कर रहे हैं, उनके कॉटन नहीं लेंगे, उनके कपड़े नहीं लेंगे, लेकिन तुम रॉ मटेरियल भेज सकते हो। यानी कि कॉटन तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ करता था कि उनसे कॉटन उठा के लाओ, हम बनाकर बेचेंगे, ठीक है, उसका पैसा कमाएंगे, लेकिन उनका बना हुआ सामान नहीं खरीदेंगे। तो देखो कैसे किस तरीके से दिमाग चला रहे थे वो लोग। वही चीज़ है आर्थिक शोषण में कि ब्रिटेन से अगर भारत में कोई सामान आ रहा है तो उसमें कोई आयात शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी हमारे व्यापारियों को कोई फ़ायदा नहीं था, हमारे जो लोगों को कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन अगर भारत से ब्रिटेन कोई सामान जा रहा है तो वहाँ पर 70 से 80% टैरिफ लगाया जाएगा, जिसकी वजह से सामान महंगा हो जाता था, वहाँ के लोग ख़रीदना बंद कर देते थे हाथ के बने हुए सामान। तो बहुत पॉपुलर था उस टाइम पर। और क्या ये कैलिको अधिनियम लाया गया था, ये याद रखना है आपको, जिसके तहत ये बोला था कि कॉटन यहाँ से नहीं जाएगा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, देखो हमारे इंडिया में एंशियंट टाइम से ही क्या मतलब हाथ के बने हुए सामान बनाए जाते थे, तो वो भी तो इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है। इस तरीके का जो सामान बनाता था, जो सूत काटा जाता था, वो भी तो एक तरह की इंडस्ट्री का हो गए, ठीक है, जिसे मैन मेड मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड जिसे हम कह सकते हो। तो वो जो चीज़ें हैं वो हाथ से बनती थी, लेकिन ब्रिटिश ने शुरू कर दिया था कौन से, मशीनों का प्रयोग शुरू कर दिया था, ठीक है। यह बात हो रही है 1750s की बात हो रही है, जब वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। इवन देखो अगर इंडिया में वो लोग है ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते अंग्रेज़, अगर फिर भी अगर उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, लोगों का डिमांड क्या था, चाहे महंगा क्यों ना मिले लेकिन हमारे ही कपड़े लेने हैं या हमारे ही सामान लेना है, इस तरीके से माइंडसेट था पूरे वर्ल्ड का। तो उसको रोकना भी ज़रूरी था, तो उन्होंने क्या किया, हमारे इंडस्ट्रीज़ को ही ख़त्म करना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने टैरिफ वैरिफ लगा के हमारे व्यापारियों को मतलब नुकसान पहुँचाया कि इनके व्यापार कम कर देंगे तो खुद हट जाएंगे, लेकिन फिर भी विदेश में डिमांड ज़्यादा थी कि लेना है तो इन्हीं से लेना है। फिर यहाँ एक काम करते हैं, इनकी इंडस्ट्रीज़ ही बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया देखो समझो, ठीक, लोकल जो वहाँ पर आर्टिशंस हुआ करते थे, जो है ना कारीगर हुआ करते थे, उनको वो कम्पीट नहीं कर पाए, किस प्राइस पे, ठीक। जैसे कि मैंने अभी बताया कि विदेशी जो माल हमारे इधर से चोरी करके ले जाते थे, वो कॉटन, खुद कॉटन बैन कर रखा है, कॉटन का कपड़ा बैन कर रखा है, लेकिन कॉटन के जो मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स हैं, वो चोरी करके वहाँ ले जाते थे, ठीक। अब खुद उस चीज़ का वहाँ कपड़ा बना लिया करते थे, ठीक, और फिर वहाँ पर वो इंडिया में आके बेचते थे। अब यहाँ पर जो इंडियन व्यापारी है वो अगर अपने लोगों को बेचना शुरू करेगा तो अपने लोग लेंगे, नहीं लेंगे, बोलेंगे नहीं महंगा है, विदेशी हैं तो क्या हुआ, वो लोग सस्ते में बेच रहे हैं। तो यही चीज़ हुई थी। तो 3 देखना, याद रखना कि आपके पेपर में इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्वेश्चन कम पूछेगा लेकिन उसके सेंटर्स पूछता है। तो 3 सेंटर याद करना है, ढाका जो कि बांग्लादेश में है, अगर आपको पता हो कि बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा सिल्क साड़ी के प्रोडक्शन में से बहुत आगे रहता है, खास करके मुस्लिन नाम का एक कपड़ा वहाँ पर बहुत पॉपुलर है, ठीक है। मुस्लिन कौन से कपड़े होते हैं, ये कॉटन के ना बहुत सॉफ्ट कपड़े होते हैं, ये ध्यान रखना। तो अभी भी बहुत पॉपुलर है, वहाँ की सरकार ही मतलब सही से इस पर ध्यान नहीं दे पा रही, नहीं तो मतलब 2015-16 मेरे को याद है उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हो गया था ढाका, मतलब ये इसके हमारे इंडिया को भी बहुत पीछे छोड़ दिया था, सूरत को और किसको, वेस्ट बंगाल को, कपड़े के प्रोडक्शन में, ठीक है। ये चीज़ मुर्शिदाबाद ये आपके वेस्ट बंगाल में है, ठीक। उसके बाद सूरत, ये 3 सेंटर्स हुआ करते थे हमारे, ठीक है।
इसीलिए सुनोगे जब मैं आपको इम्पेरियलिज्म के बारे में पढ़ाऊंगा ना, मतलब जी किस तरीके से आए थे वो लोग, तो सबसे पहले सूरत में ही दिखेंगे आपको, फ्रेंच, आपको ब्रिटिश, हर कोई इधर आते हुए दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये एक सेंटर हुआ करता था ट्रेड का, आए थे वो इसीलिए, ट्रेड के लिए तो आए थे वो लोग। ये चीज़ समझ आई? ठीक, कि हमारे जो मेन सेंटर्स पे उन्होंने अटैक किया, वहाँ पर मतलब लोग क्या था कि बाज़ार था, अब बाज़ार में चीज़ें जिसकी सस्ती मिलेगी वो मतलब ख़रीदने की, उसी को ख़रीदेंगे, है ना। तो महंगी चीज़ तो खरीदेंगे नहीं, चाहे तो वो अपने लोग क्यों ना हो। यही तो अभी भी चीज़ें होती हैं। हम लोग अपने, अगर हमारा कोई फ़ोन चले, हमारा माइक्रोमैक्स ये सब अगर खड़े होने की कोशिश करे तो कोई उसे ख़रीदेगा नहीं, चाहे वो कितने भी अच्छे फीचर्स दे दे। लेकिन है ना, एप्पल के फ़ोन्स के लिए मारा मारी रहती है कि वही लेना है। कितने ही फ़ोन्स हमारे फ़ोन्स ने कोशिश की, जैसे लावा हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, इन्होंने ट्रेंड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन है ना कि उनका मार्केट मतलब सपोर्ट, ये तो मार्केट क्या, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला नहीं उनको उतना जितना मिलना चाहिए था, जब वो शुरुआत में 2010 के अराउंड की बात है ना। नहीं तो माइक्रोमैक्स बहुत चला करता था। नेक्स्ट आपका इंडिया को, ठीक है, फोर्सफुली क्या होता है, करवाते, कन्वर्ट करवा दिया जाता है। एक्सपोर्टर हुआ करते थे हम, वहाँ से हम क्या बन जाते हैं, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। बस हम रॉ कॉटन का ही सप्लायर बन गए थे, और कुछ हमारे पास मतलब हर कोई अब बिज़नेस छोड़ देता है। केवल ये है कि मतलब किसानों से कॉटन लेकर आओ और उसको है ना विदेशी मार्केट में बेचो, ठीक है, यही चीज़ रह गया था। और ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसकी मैं बात कर रहा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी थी? आपके दादा भाई नौरोजी ने दी थी, ठीक है। और ये जो चीज़ है यही इन्होंने तो की, ठीक। जब उनके जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर होता है, प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है, धीरे धीरे जब कब्जा करना शुरू किया था, 1773 की बात बोलूँ, जो सब पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उन्होंने तो ये कहा था कि इंडिया में क्या करेंगे, हम बस कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि ट्रेड अच्छे से कंट्रोल हो। मतलब जनता को दिखाने के लिए तो यही था ना कि ट्रेड कंट्रोल करेंगे, इसको सिस्टमेटिक रूप से चलाने की कोशिश करेंगे देश को। लेकिन पूरा का पूरा जो सूरत का मतलब जो एरिया था आपका, मुर्शिदाबाद का था, ढाका था, ये जो मेन सेंटर्स हुआ करते थे, वहाँ से केवल क्या किया उन्होंने, रॉ मटेरियल्स को खींचने की कोशिश की, वेल्थ को खींचने की कोशिश की। कितने ही ट्रिलियन हमारे पैसे अभी ब्रिटेन के पास पड़ा हुआ है। चलिए, विऔद्योगिकरण समझ आ गया ना। ये क्या हो गया, उद्योग ख़त्म कर दो, ठीक है। पहले तो टैक्स वैक्स लगा के उनका वो ख़त्म कर दो, उनका जज्बा ख़त्म कर दो कि वो व्यापार कर पाएँ। फिर उनके बाद उन्हीं के मटेरियल को अपने उधर ले जाओ और यहाँ पर महंगे में बेचना शुरू कर दो, तो कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे इनका हैंडलूम बिज़नेस भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जल्दी जल्दी प्रोड्यूस क्या करते थे और हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो ये इकोनॉमिक वाला फैक्टर समझ आ गया ना, क्या क्या चीज़ें हैं ये। अगर बने ये चीज़ होती है तो ये स्टेटमेंट में ही होती है कि ये सारी चीज़ थी। स्पेशल थोड़ा एक्ट देख लेना कौन कौन से मैंने एक्ट का नाम लिया, ठीक है, और जो सेंटर्स थे। ह्यूमिलिएशन ऑफ सोल्जर्स, क्या रीज़न था कि उनको ह्यूमिलेट किया गया, यानी अपमान किया गया, ठीक है। और किस तरीके से वो अपमान करने की वजह से एक गुस्सा पनपा किन में है, ठीक है, हमारे सैनिकों में, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के लिए काम किया करते थे। देखो समझो हुआ क्या करता था ना, अब दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, ये कि मान लो कि एक आर्मी है जिसमें 100 सोल्जर्स हैं, उसमें से 10 तो आपके अंग्रेज़ होंगे और 90 कौन होंगे, इंडियंस होंगे। अब फिर भी वो 90 मतलब सॉरी 10 किस तरीके से 90 पे भारी थे, उनको कैसे चला पा रहे थे? इसका रीज़न है सब्सिडियरी अलायंस। होता क्या था कि सब्सिडियरी अलायंस में जो भी स्टेट हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, अगर वो हार जाता था ब्रिटिश से, ठीक है, ब्रिटिश के दबाव में आकर ना हार मान लेता था, तो वो एक शर्त रखता था ब्रिटिश कि आप हमारे अंडर काम करिए, ठीक है, आप जैसा काम कर रहे थे वैसे ही काम करिए, बस आपकी यहाँ पे सारी की सारी आर्मी हट जानी चाहिए, ठीक है। अब हम अपनी आर्मी रखेंगे। हम आर्मी रखने के वजह से मतलब क्या है कि वहाँ के जो आर्मी वाले हैं उन्होंने अगर त्याग पत्र दे दिया, वो अगर अपने राजा की रक्षा से हट गए, तो यानी किसके पास आ जाएगा, अंग्रेज़ यहाँ पे फ़ायदा उठाएंगे, बोलेंगे हम आपको और अच्छा पैसे देंगे, आप हमारी आर्मी में ज्वाइन हो जाइए। लोगों को काम तो चाहिए था, जिसने शुरुआत से ही बंदूक का यूज़ किया है, लड़ाई का यूज़ किया है, वो अगर खेती बाड़ी थोड़ी ना कर पाएगा, तो सोचा कोई नहीं, अगर मतलब हमारा राजा ही बिक गया है तो एंड में हम क्या वफादारी रखें, तो हम अंग्रेज़ों के साथ हो ही जाते थे। तो ये रीज़न था अंग्रेज़ के साथ आने का। नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं कि क्या ज़रूरत थी, हमारे सोल्जर्स बिल्कुल मना कर सकते थे, तो वो तो अभी भी मना कर सकते थे ना, क्या ज़रूरत थी लाठी चार्ज करने की? क्यों? क्योंकि 2 पैसे के लिए उन्होंने तो ये किया है ना, अपनी हदें पार कर दी, है ना। चलो अब देखो होता क्या है, किस तरीके से वो अपमान किया करते थे सोल्जर्स का, जिससे गुस्सा भड़का। सबसे पहले ये थोड़ा फैक्ट ध्यान रख लेना कि इनको केवल 7 रुपये मिला करता था। किन को? एक आम सिपाही को केवल 7 रुपये मिला करता था, जो मतलब एक ये हिंदू मुस्लिम या कोई भी इंडियन हुआ करता था, ठीक। लेकिन वहीं जो दूसरे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे सेम रैंक के, दोनों सेम रैंक पे है, उसको 3 गुना ज़्यादा पैसा मिलता था, ठीक है, 3 गुना। और अंतर है, अगर किसी की सैलरी 10,000 किसी को दी जा रही है अभी, और वहीं सामने सेम काम के लिए उसको सामने वाले को 30,000 दिया जा रहा है, तो ये क्या भेदभाव नहीं लगेगा कि सेम काम है, कोई चीज़ अंतर नहीं है, बस वो थोड़ा गोरा है इसीलिए, ठीक है। सीलिंग ऑफ प्रमोशंस,
देखो होता क्या था, इनको शुरुआत से ये चीज़ डर थी, अगर हम इनको बड़े रैंक पे रखेंगे, ठीक है, इंडियंस को, तो इंडियंस चालाक हुआ करते थे, उन्होंने मतलब पता है उन्होंने पढ़ के आए हुए थे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, समझ के आए थे वो किस तरीके से काम करते थे। हमारे इंडिया में जो फेडरलिज्म हुआ करता था, यानी जो सामंतवाद सुनते हो ना, सामंतवाद क्या होता है कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, राजा था, राजा अकेला शासन तो सभी पे थोड़ी ना कर पाएगा, हर स्टेट पे, तो अपने नीचे ना चेले रखता था, ठीक है, ऐसे ऐसे चेले रखता था, वो बोलता तुम अपने शासन करो बट मेरे अंडर रहोगे, तुम मेरे छत्र छाया में रहोगे, यही चीज़ होता था सामंतवाद, ठीक। अच्छा ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसमें पता है क्या चीज़ थी, ये थी कि जो भी इंडियंस हुआ करते थे, मतलब जो सामंत हुआ करते थे, ठीक, जो ये आपके राजा के अंदर काम किया करते थे, आप नोटिस करोगे, इसीलिए जब मैंने आपको मौर्यन एम्पायर पढ़ाया, देखा किस तरीके से एंड में देखा था पोस्ट क्रेडिट की सीन में क्या हुआ था, ये शुरुआत में सामंत हुआ करता था, मतलब छोटा मोटा उसके अंदर काम किया करता था, धीरे धीरे इसका कमांडर बन गया कौन, पुष्पमित्र शुंगा, ठीक है। अब वो उसने क्या किया था, बृहदत्त मौर्य को एंड में जाके मार दिया था। यही चीज़ तो हमने हर्यक डायनेस्टी में देखा था, किस तरीके से एक दूसरे को मारा जा रहा था, किस है ना। अब ये भी शिशुनाग डायनेस्टी में हमने एंड में देखा था, कन्नम में भी ये बाद में ये चीज़ें ये हुई थी। तो कहने का मतलब ये है, और गुप्ता में भी तो बहुत ज़्यादा हुआ था, गुप्ता में तो मेरे कहने का मतलब यही है कि पुराने टाइम में क्या होता था कि जैसे ही जो छोटे सामंत होते थे उनके हाथ में पावर आती थी तो वो राजा को हटा के खुद राजा बन जाते थे। ये चीज़ अंग्रेज़ों को पता थी, इसीलिए उनको भरोसा नहीं था, और वो क्या करते थे, सूबेदार से ऊपर उनको रैंक पे रखते ही नहीं थे। बोलते थे हम इससे ऊपर अगर आपको रैंकिंग पे रखेंगे तो हो सकता है किसी दिन तुम बगावत करो और हमारे ये ना पोस्ट छीनने की कोशिश करो, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, किस तरीके से प्रमोशन में सीलिंग कर रखी थी, ठीक। अब ये याद रखना है। अब इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार क्या होता था, इनको नाइजर्स कहते थे, ठीक है। अब पिग कह के बुलाया जाता था, पिग। अब जैसे कि मुस्लिम में जो होते थे, मुस्लिम काफ़ी लोग थे इंडिया में जो कि क्या सोल्जर्स हुआ करते थे, है ना, आर्मी में भर्ती थे। अब उनको जानबूझ के, उनको पता है कि उनके रिलीजन में इस जो भी क्या कहते हैं, हराम कहते हैं ना, हाँ, तो अब उनको पता है ये चीज़, लेकिन फिर भी जानबूझ के उसी नाम से वो चिढ़ाया करते थे उनको, ठीक है, क्या, ताकि वो चिढ़ सके। और अगर उसके खिलाफ जाने की कोशिश करोगे, कोई बीच में बोलेगा नहीं, और उसको मतलब मारा जाता था, पीटा, यानी जान से भी मार दिया जाता था। और ये सबूत मतलब है ना, दिखाने के लिए उसको टांग दिया जाता बड़े बाजार में कि देखो हमारे खिलाफ गया इस हिसाब से। तो वही सारी चीज़ें हुआ करती थी, कोई बोलता नहीं था। और एक याद रखना, भत्ता वाला सिस्टम हुआ करता था। ब्रिटिश ने विड्रॉ कर लिया था एक्स्ट्रा फॉरेन सर्विसेज अलाउंस भत्ता, ठीक है, जो दिया जाता था कहाँ के, ये देखो मैं समझाता हूँ हुआ क्या था। ये बात है आपके अवध एरिया की, ठीक है। जब अवध में अंग्रेज़, अवध का ही बता देता हूँ क्या हुआ था ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे। वाजिद अली शाह हुआ करता था अवध में, बहुत पॉपुलर था। मैंने आपको वाजिद अली शाह का नाम बताया था, जिसने पेट्रोनेज किया था किस क्लासिकल डांस को, मुझे ये बताओ, जो उसके लिए पूरा पागल हो गया था। अब ना अंग्रेज़ ने देखा कि जो अवध है वो एक सेंटर पॉइंट हुआ करता था। अगर आपको याद हो, मैंने शुरुआत में आपको बताया था जब मगध एम्पायर में, जब मौर्यन वाले में, कि मगध जो होता था वो सेंटर पॉइंट हुआ करता था। उसमें भी कौन सा, पाटलिपुत्र। अब आगे चल के क्या होगा, कन्नौज होगा, ठीक है। इसी कन्नौज के लिए तो ट्राई बैटल होता है आगे चल के, ठीक। अब ये जो ट्राई बैटल हुआ, मतलब एक पॉइंट मैंने बता दिया। अब धीरे धीरे क्या होता है ना, अवध, ठीक, यूपी में पड़ता है अवध। अवध जो है वो एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है आपका, किस चीज़ का, ठीक है, एक पॉलिटिकल सेंटर बन जाता है वहाँ पर। पॉलिटिकल और स्पेशली वो आपका रिलीजियस के साथ साथ में क्या था, आपका हेरिटेज कल्चर बन जाता है वहाँ पर। काफ़ी जो मैंने आपको डांस बताया ना, डांस हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था वहाँ पे। अब वो उसी साइड से ट्रेड किया जाता था, क्या आपका वहाँ पर मुर्शिदाबाद से होते हुए ट्रेड होता था। अब सुनो होता क्या है, मतलब ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उस टाइम का दिल्ली वो चीज़ हुआ करता था। अब वहाँ पर अंग्रेज़ डायरेक्ट कब्जा करना चाहते थे। अरे फ़ोन आ गया था, कहाँ था मैं, अच्छा हाँ, अवध पे ना। तो अवध को पता है क्या हुआ था कि एक ना रिपोर्ट निकली थी, क्या नाम था उसका, जेम्स रिपोर्ट निकली थी। और उसके तहत बोला गया था क्या, कि जो अवध का वाजिद अली शाह है वो सही से रूल नहीं कर पा रहा, अपने ही लोगों को लूट रहा है, और सारे आरोप लगा के उसको है ना देश निकाला कर दिया वहाँ से, ठीक है, वहाँ से निकाल दिया गया, ठीक। अब वहाँ की जो सैनिक थी किसके वफादार थी, अब ये वाजिद अली शाह के, अब उसको बर्खास्त कर दिया गया। अब वहाँ याद रखना, वाजिद अली शाह अपने सैनिकों को ना भत्ता देता था, सैनिक भत्ता दिया करता था। ये भत्ता, ठीक है, जैसे ही अंग्रेज़ आता है तो उन्होंने बोला कि वो तो चला गया, एक काम करो, तुम तो ट्रेंड हो ना, हमारे आर्मी में शामिल हो जाओ। तो इन्होंने बोला कि अब मैं क्या करूँगा जीवन में, ठीक है, जितना पैसा मिल रहा है इसमें मेरे को ना डाल दो। एक तो सैलरी ने कम देते थे, और जो भत्ता मिलता था वो भी कैंसिल कर दिया था। ये चीज़ का भी गुस्सा काफ़ी था लोगों में। चलिए अब धीरे धीरे समझ आ रहा है ना किस तरीके से गुस्सा मतलब अंदर भड़क रहा है अंग्रेज, ये इसके सैनिकों के, ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ। और आपका कौन,
जो आपके व्यापारी थे तो वैसे वैसे ही गुस्सा होने लगे थे। अब जनरल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जितने एक्ट बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना उस चीज़ को। देखो होता क्या है कि कनिंग जो था ना, ये लॉर्ड थॉमस है, कनिंग जो था 1856 में, जब क्रांति मतलब 1856 की जब रिवॉल्ट से एक साल पहले ही उसने बहुत बड़ा डिसीज़न लिया। क्या लिया कि इन्होंने बोला अपने किसको, सैनिकों को, जो इंडियन सैनिक थे, चाहे वो मुस्लिम थे, हिंदू थे, जो भी थे, तो उनको ये बोला कि आपको अब है ना इस एक्ट के थ्रू कहाँ जाना पड़ेगा, आपको नदी पार करनी पड़ेगी। यानी हम आपको कहीं भी भेज सकते हैं, आपको अफ्रीका भेज सकते हैं लड़ने के लिए, है ना, मतलब कि अफ्रीका में भी उनके गुलाम थे, हमको आपको इंडोनेशिया भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा और समुद्र पार करके जाना पड़ेगा, नाव से जाना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, एक एक मतलब खास करके हिंदुओं में एक नियम हुआ करता था, ठीक है, अगर आपने सी क्रॉस किया, नदी क्रॉस किया, अपने देश की नदी को छोड़ा, जो काला पानी जिसको कहते थे, तो आपकी जात छीन ली जाएगी, आपका कास्ट छीन लिया जाएगा। तभी लोगों के लिए कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, उनका धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको धर्म से निकाल दिया जाएगा। तो इससे लोग बहुत डरा करते थे। अब यही चीज़ बहुत धीरे धीरे आक्रोश, कहते हैं ना कि अब जो बंदूक वाला, जो रॉयल फील्ड वाला जो हुआ था, अब वो तो बाद में होगा, ठीक है, रॉयल इनफील्ड वाला जो कांड हुआ था, है ना, चर्बी वाला, वो तो बाद में हुआ था। उससे पहले ही एक गुस्सा इस चीज़ का भी भड़का हुआ था लोगों में, क्योंकि धीरे धीरे उनके जो अपने लोग उनको बर्खास्त करने लगे थे, क्या कहते हैं ना कि तुम दो पैसों के लिए बिकने लगे हो, ये सारी चीज़ें। समझ रहे हो मतलब कितना धीरे धीरे ज़मीर जाग रहा है। नहीं, यहाँ तो अभी आजकल के पुलिस वालों की ज़मीर ही नहीं जागता। तो ये चीज़ क्लियर हुई। ओके, दिस एक्ट मेड इज़ अ कंपलसरी फॉर अ न्यू, चाहे न्यू हो पुराना हो, किसी भी आर्मी वालों के लिए, ठीक है, बंगाल आर्मी वालों के लिए स्पेशली, आपको कहीं भी सर्व करना पड़ेगा, चाहे पानी भी मतलब विदेश में जाना पड़े, पानी क्रॉस करने के करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने आपको बोली। और इसके यहाँ यहीं तक नहीं रुके, इस एक्ट में ये भी बोला कि सिपाही जो हुआ करते थे उनको, ठीक है, जो उनको क्या अपने कास्ट मार्क्स, टर्बन्स और बियर्ड्स, इन सभी को एज ए यूनिफॉर्म के रूप में, मतलब क्या इन सबको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, आपके यूनिफॉर्म के अंदर नहीं आएंगे। यानी जो सिख हुआ करते थे उनको अपनी पगड़ी उतारनी पड़ेगी, जिनके लिए कितना इंपॉर्टेंट हुआ करता था आप सभी को पता है। जो मुस्लिम हुआ करते थे उनके लिए बियर्ड कितनी इंपॉर्टेंट होती थी, और जो कास्ट के जो मार्क्स हुआ करते जैसे तिलक है, ये सारी चीज़ें हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो ये सारे रिलीजियस सिंबल हटाने के लिए बोल दिया था, ठीक। अब ये इसीलिए देखो ज़्यादा समय हुआ नहीं, 1856 में ही लाया गया था, और इसी के साथ एक साल बाद ही विद्रोह शुरू हुआ था। सभी के अंदर मतलब भरा पड़ा था ये सारा गुस्सा, ठीक। वही सारी चीज़ें मैंने बोली ना, देख लेना इस चीज़ को, क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक। काला पानी क्या था, आपका क्या, विदेश में जाने के लिए कंपलसरी कर दिया था। कौन सा अधिनियम है ये, आपका सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, ठीक। ये देख लेना, कैनिंग ने लाया था। और दाढ़ी पगड़ी और जो जाति की चिन्ह है उस पर मनाही हो चुकी है। देखो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिवॉल्ट, यानी अंग्रेज़ों ने किसको नाराज़ कर दिया, व्यापारियों को, सैनिकों को। अब आम जनता को नाराज़ करेगी, ठीक है, कैसे, सोशल मतलब जानते हैं ना, सामाजिक तौर पे। सबसे देखो इनमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अंग्रेज़ों ने सही की, ये बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उनका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू यही था ना, कि मेन पॉइंट यही था किस तरीके से लोग अपना धर्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी को अपनाएं। तो ये मतलब उनका एस्पेक्ट्स हुआ करता था, इसीलिए ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे। प्रेशर था और काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई, जैसे कि एबॉलिशमेंट ऑफ द सती, ठीक है। और ये मेरे को बताओ कि सबसे पुराना जो सती का साक्ष्य कहाँ से मिला है, सती होने का, किसने, बेंटिक में, राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से ये चीज़ हुई थी। और उसके बाद हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में, ठीक, डलहौजी ने ही लाया था। अब इसने मतलब पास किया था कनिंग ने, लाया डलहौजी ने, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब इसमें क्या बोला था कि महिलाएं ना मतलब फिर से शादी कर सकती हैं, जो कौन सी, जो विधवा हो चुकी हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब सती तो पता है ना, अगर जिसके पति मर जाते थे उसके बाद उनकी चिता में है ना जलना होता था, ये सारी चीज़ें खास करके राजपूतों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था, ठीक है। ओके, अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि विडो रीमैरिज कौन होता है, और इसमें किसने किया था, ये आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से हुआ था, ठीक है। फीमेल इन्फेंटिसाइड बैन कर दिया गया था, यानी जो महिलाओं की हत्या जो थी ना, मतलब महिला जो बच्ची जन्म लेती थी छोटी सी, अब उसको मार दिया जाता था कि है ना लड़की हुई है इस हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें बैन कर रहे थे। अब प्रमोशन ऑफ द वेस्टर्न फीमेल एजुकेशन, है ना, वेस्टर्न एजुकेशन मतलब महिलाओं का, मतलब लड़कियों का पढ़ना बहुत ऐसा माना जाता है, क्या करवा रहे हैं ये लोग, है ना, उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा, केवल वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकती थी, ये चीज़ था। और शुद्र महिलाएं नहीं पढ़ सकती थी, केवल अपर कास्ट की जो महिलाएं थी ना वो धार्मिक ग्रंथ पढ़
पढ़ सकती थी, उसके अलावा कोई और बुक पढ़ना उनको बिल्कुल मना हुआ करता था। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके कहाँ से चला रहा था, बहुत पहले से, ये आपका उत्तर वैदिक काल से, लेकिन आपका ऋग्वेद में ऐसा नहीं था, ठीक है। ऋग्वेद कभी करवाऊंगा ना तो समझ आएगा ऋग्वेद कितना कमाल का सोसाइटी थी उस टाइम पे, ठीक। अब ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये लोगों को चिढ़ मच रही थी इससे कि ये हमारे मतलब आया है व्यापार करे, हमारे रिलीजन से इसको क्या मतलब है। अब इन्होंने सबसे बड़ा कांड क्या कर दिया, इन्होंने ले आया एक और एक्ट। मैं जो बोल रहा हूँ वो एक्ट ध्यान रखना, फिर बाद में बोलते भैया ये एक्ट कहाँ से आ गया, आपने तो बस हिस्टोरिकल एक्ट करवाया था। जितने भी एक्ट्स हैं, मेरे को ना करंट एक्ट भी एक वीडियो डाल के करवा दूंगा, जिसमें ना आपके जो नए नए एक्ट्स लॉन्च हुए थे, चाहे वो दिल्ली वाला एक्ट हो, चाहे वो आपका किसी फॉरेस्ट एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई एक्ट हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन साथ साथ में ये भी एक्ट देखते चलो, ये इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। ये क्या कहते हैं इसको, रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट, या आपका लेक्स लॉकी एक्ट कहते हैं इसको, लॉकी, ठीक। तो होता क्या है ना, इसमें ये बोला गया था, स्पेशली इसमें टारगेट किया गया था हिंदू लॉज को, ठीक है। अब इसमें क्या था, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के बारे में। जैसे हिंदूज़ में अभी होता क्या है, हमें ये होता है ना कि पिता के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसको चली जाती है, उसके सन को चली जाती है, अगर सन नहीं है तो उनकी बेटियों में बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। अब इन्होंने क्या बोला कि ये जो प्रॉपर्टी का अधिकार तुमसे छीन लिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी का पिता नहीं रहा, उसका बच्चा है, तो उसको बच्चे को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तब किया जाएगा अगर तुम क्रिश्चियनिटी में क्या हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ। हिंदू हो या मुस्लिम हो, इन दोनों में एक चीज़ होती है ना, प्रॉपर्टी पिता से बच्चे में जाती है। अब तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जब तक तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ना हो। देखो सारी, इस रूल में ये भी था कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ तो इनके हाथ में थी नहीं, तो इतना बड़ा वो तो पहले ही विरोध करते थे, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती थी, लेकिन जो कोर जो थी, मतलब ये मान के चलो जो पूरा अगर सारी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, सारा धन चाहिए, तो क्रिश्चियनिटी में ना तुम कन्वर्ट हो जाओ। वही चीज़ मैंने बोला, स्टेटेड दैट अ पर्सन हु कन्वर्टेड अवे फ्रॉम द हिंदुज़म एंड इस्लाम टू अनदर रिलीजन, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, वुड नॉट लूज, वो लूज़ नहीं करेगा देयर इनहेरिटेंट करने का, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है, अपने पूर्वज की प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें क्लियर। वही मैंने बोला, सती प्रथा कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम, और आपका जो ये था कन्या भ्रूण हत्या जो हुआ करता था, महिला पश्चिमी शिक्षा देना शुरू कर दिया था। अब महिला पश्चिमी शिक्षा में आपको पता ही होगा कि किसी ने, ये बताओ, 34 स्कूल खोले थे लड़कियों का। अब मेरे को ये बताओ ये कौन है, ठीक है। चलो, धार्मिक, वही मैंने बता दिया, लेक्स लॉकी आपका अधिनियम के बारे में, क्या होता था, अगर आप धर्म चेंज करोगे तो आपको अधिकार मिल जाएगा। और भी सोशल एस्पेक्ट्स हैं, ज़रा देख लो। टैक्सेशन ऑफ द रिलीजियस लैंड्स, पहले क्या होता था उल्टा, आप अगर याद हो, ब्राह्मणों को ज़मीन दिया जाता था, ठीक है, ब्राह्मण हो, सूफी हो, इनको ना ज़मीन दिया जाता था बड़े बड़े मात्राओं में। अब उल्टा उनसे ज़मीन तो दूर की बात है, और टैक्स लेना शुरू कर दिया। किस तरीके से इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, मंदिरों से, मस्जिदों से, ठीक है, बड़े बड़े हैवी टैक्स लेना शुरू कर दिया, चैरिटीज़ जो लेना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने। तो ये भी एक चीज़ गुस्सा था लोगों में, ठीक है, किस तरीके से, मतलब समझ आ रहा है कि किस तरीके से गुस्सा पनप रहा है लोगों में। अब ये चार्टर एक्ट 1813 मैंने पढ़ाया है, दिमाग में बिल्कुल क्लिक कर जाना चाहिए। क्या होता है इसमें, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए भेजते हैं इंडिया में, कि मिशनरीज़ को भेजते हैं कि लोगों को बोलो कि आपका जो ग्रंथ था वो सही नहीं है, ठीक है। जेम्स स्मिथ की बुक पढ़ के देखो, कितने गलत, मतलब कितने अच्छे से बता रखा है अकॉर्डिंग टू अंग्रेज़, कि जो आपका जो धर्म था पुराना, वो तो आपस में लड़ा करता था। आपके जो धर्म है वो 3 कैटेगरीज में बटा हुआ करता था, ठीक है। हिंदू का मतलब सबसे पहले आपका मतलब हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, फिर मुस्लिम आया, अब अंग्रेज़ वाला टाइम चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमेशा जो जनता है वो गुलाम रही है, तो धर्म की गुलाम रही है, तो तुम हमेशा धर्म के गुलाम रहोगे। तुम्हें अगर आज़ाद होना है तो क्रिश्चियन बन जाओ। वो सारी चीज़ें इसमें बोली गई थी 1813 के एक्ट में। यहाँ कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। स्कूल्स खोले गए थे, मैंने आपको बता दिया था, आगे चल के 3 स्कूल खोले जाएंगे। कौन से, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, ठीक है, यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं। रेशियल सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यानी जो गोरे हैं वो हमेशा ऊपर रहेंगे, जो काले हैं वो हमेशा नीचे रहेंगे, ठीक है। यही चीज़ दबाने की कोशिश की। तो सोशल कैटेगरी समझ आ रही है धीरे धीरे। द रिप्लेसमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल विलेज पंचायत, अब लोग, होता क्या था लोगों में ना, मतलब जो पावरफुल लोग हुआ करते थे गाँव के, वो उन लोगों में तो गुस्सा ठहरा। जनता तो अलग ही चीज़ है, लेकिन जो वहाँ के मुखिया थे गांव के, उनमें भी गुस्सा आया। किस तरीके से गुस्सा आया, जब उन्होंने देखा कि हमारे पास एक पंचायत की ताकत हुआ करती थी, हम डिसाइड किया करते थे, एटलीस्ट थोड़ा कमाते थे, लेकिन हमारे पास एक इज्जत थी। अब वो छीन कर इन्होंने कोर्ट स्टैब्लिश कर दिया था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्टैब्लिश किया था, मैंने आपको बता रखा है, ठीक। ओके, चलिए, तो ये आपके मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, वही सारी सिस्टम मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। ओके, तो धार्मिक,
भूमियों का कर, धर्म के जो स्थान हुआ करते थे वहाँ पे कर लगाना शुरू किया था। 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें स्कूल खोले गए, ब्रिटिश वो सारे ना ब्रिटिश पढ़ाई करवाई जाने लगी और किस तरीके से ये शो किया जाने लगा कि इंडियन जो है वो हमेशा पीछे ही रहेंगे। और नस्लीय आधार पर क्या होता था, भेदभाव होने लगा था। उसके बाद आपका क्या पंचायती जो दीवानी अदालतें थे उसको ख़त्म करके किस पे मजिस्ट्रेट आ गए थे आपके, और क्या आ गया था, कोर्ट आ गया था, ब्रिटिश कोर्ट आ गया था। पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड क्या होता था, देखो यही मैं कह रहा था। सब्सिडरी अलाइंसेस क्या होते हैं, ध्यान से समझना। कि जैसे कि इसका ना एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड मैप पे आते हैं पहले ना। चलो यहाँ पर ध्यान दो ज़रा, ठीक है ना, अभी सब समझ आएगा सब्सिडरी अलायंस कैसे काम करता था। होता पता है क्या था, नीचे हुआ करता था आपका ये नवाब ऑफ कर्नाटक, मैंने लिख दिया यहाँ देखो, मैसूर सल्तनत दिख रहा है आपको, ठीक। मैसूर में आपका कौन होता था, हैदर अली, फिर जाके आपका टीपू सुल्तान हुआ करता था। अब यहाँ पर था आपका निज़ाम हैदराबाद का, दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चला था करता था, हमेशा लड़ते रहते थे, है ना, बिल्ली की तरह। तो होता यह है कि जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने, ठीक है, दिमाग लगाया कि यार ये चलो ठीक है, मैसूर बहुत पावरफुल है। इवन मैसूर ही वो था, टीपू सुल्तान वो था जिसने सबसे पहले मिसाइल निर्माण करवाया था। इसे आप मिसाइल मैन भी कह सकते हो, कहीं कहीं देखना मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी लिखा आता है इसको फर्स्ट, और फर्स्ट क्रांतिकारी भी इसको टीपू सुल्तान को कहा जाता है, जो अपने जो मॉडर्न इंडिया के लिए लड़ा था। तो वही सारी चीज़ें हैं आपके किससे, ये मैसूर सल्तनत से रिलेटेड। किससे लड़ा था इन्होंने, निज़ाम से। अब निज़ाम बार बार क्या होता था ना कि टीपू सुल्तान इस पर अटैक करके इसको कमज़ोर किया करता था, ठीक है, बार बार आके पीटा करता था इसको, इनके पास ऐसा हथियार ही नहीं था। तो इसने मदद लिया, किससे मदद लिया, ठीक है, अंग्रेज़ों से मदद लिया था। अंग्रेज़ों ने बोला ठीक है मैं आपको मदद करूँगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा ना, साथ में आने के लिए आपको सब्सिडरी अलायंस साइन करना पड़ेगा। यानी आपको अपनी आर्मी हटानी है, आप अपनी आर्मी मेरे को दे दो, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्योंकि केवल निज़ाम मतलब इसी से परेशान नहीं था, पेशवा से भी परेशान था, ऊपर से भी परेशान, मराठास जो थे ऊपर से भी हमला करते थे। देख रहे हो आपको बहुत से पूरा का पूरा ये आप मराठा साम्राज्य है, तो मराठा भी पीटा करते थे इसको, ये भी पीटा करते थे। क्यों, क्योंकि ज़्यादा अंग्रेज़ की तरफ है ना, मतलब ऐसे वो था। और इवन जब ये हमारा देश आज़ाद हो गया था ना, आपको मैंने पढ़ा रखा है कि निज़ाम को ऑपरेशन पोलो की तरफ से ना पीटा गया था 1948 के अराउंड, है ना। तो ये इसकी हरकतें शुरुआत से ठीक नहीं थी हैदराबाद की। तो होता क्या है ना, देखो इसने साइन किया किसके साथ में, अंग्रेज़ों के साथ में सब्सिडरी अलायंस। बोला ठीक है आप आर्मी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लोग मेरे को हाथ नहीं लगाने चाहिए। फिर इसको हाथ मतलब वो दूर से वो हथियार यूज़ करने लगे, और काफ़ी जो अगली लड़ाई हुई थी उसमें भी हार गए थे, अलग चीज़ है। लेकिन लास्ट की जो दो लड़ाई हुई थी, और लास्ट वाली कब ख़त्म हुई थी आपकी, 1799 में ख़त्म हुई थी, जब टीपू सुल्तान मारा गया था, ठीक है। ये वाले पोजीशन में क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने सपोर्ट किया, अब तब जाके मैसूर को ख़त्म किया गया था। तो ये सब चीज़ों से समझ आया कि सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। जब एक राजा को लगे कि मेरे से अकेले लड़ाई नहीं हो रही है, तो देखो किस तरीके से बटा हुआ था आपस में, ऐसे लग रहा है कि कोई है ना पजल है, ये आपस में इसी तरीके से लड़ा करते थे, इनका है ना कोई काम नहीं था, ठीक। तो वही चीज़ इसको सपोर्ट के लिए निज़ाम ने मदद मांगी अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ों ने मदद की, और इसी तरीके से ना इसको मैसूर को ख़त्म किया गया था। लेकिन इससे क्या हुआ, अपना वजूद खो दिया ना किसने, निज़ाम ने। अब बाद में उसको आसानी हो गई और धीरे धीरे उसने उस पर कब्ज़ा कर लिया। यही चीज़ होती थी सब्सिडरी अलायंस में। तो देखो, पेइंग द ब्रिटिश ट्रुप्स डिनाइड रॉयल ट्रेजरीज। देखो अब होता क्या था कि जैसे मैं निज़ाम का एग्जांपल लेकर चलूँगा, केवल आर्मी नहीं हटाओ, वहाँ पर एक जाके आपका गवर्नर आके बैठ जाता था, ठीक है, और उसके कोर्ट में जैसे है ना दरबार होता था, दरबार में उसका सबसे कौन इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन होगा, उसका सलाहकार। लेकिन सलाहकार के बगल में आके बैठ जाता था गवर्नर। अब गवर्नर हर चीज़ में आके उसको है ना मतलब है ना परेशान करता था। ये फैसला ले रहा है, कह रहा है कि नहीं ये आपने टर्म एंड कंडीशन साइन किया है, इसके हिसाब से ये नहीं हो सकता। तो परेशान करने का काम था उसका बस, ठीक। तो ये चीज़ मैंने बता दी आपकी, ट्रेजरीज तक पे उस पर कंट्रोल हो गया था। धीरे धीरे करके लैंड रिवेन्यूज़, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। और याद रखना एक चीज़ क्या होता है कि अच्छा लैंड रिवेन्यू का ये था ना कि मतलब आपस में बांटना पड़ता था, जो भी शेयर आता था ना उसे बांटना पड़ता था। वो ये कह के कि हम तो आपकी आर्मी संभाल रहे हैं, हम फ्री में थोड़ी ना कर रहे हैं आपकी मदद करने के लिए, हाँ है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको ट्रेजरीज से मतलब कुछ पैसे देने पड़ेंगे हमें, तो वो तो देना पड़ता था। साथ में क्या हुआ, जब इतना ज़्यादा बर्डन बढ़ने लगा तो उसके ये जो हैदराबाद का निज़ाम है, ये कोई भी मतलब आगे चल के आप देखोगे ना सब्सिडरी अलायंस जिसने भी साइन किया था, जिसे सहायक संधि कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो उन्होंने क्या किया
कि हैवी टैक्स लगाना शुरू किया। किस पे? जनता पे। तो जनता परेशान होने लग गई अपने राजाओं से, और किससे? अंग्रेज़ों से। तो यहाँ पर जनता भी गुस्सा होने लग रही है। समझ आया चीज़ किस तरीके से हो रहा है? और जो गुलाम मतलब बन रहा था, जो सब्सिडी अलायंस साइन करता था, वो भी परेशान कि यार मैंने गलती कर दी साइन करके, इससे अच्छा खुद ही लड़ लेता। थाउजेंड ऑफ इंडियन सोल्जर्स, अब मैंने आपको ये बता दिया, इंडियन सोल्जर्स जब उनको हटा दिया गया, काफ़ी सोल्जर्स तो अंग्रेज़ के साथ जुड़ गए, और काफ़ी सोल्जर्स ने मतलब वफादारी जो दिखाई थी, जैसे अवध के साथ वफादारी दिखाई थी। तो उन्होंने बोला कि हमारा अगर राजा चला गया, मतलब अगर आप जाओगे कभी कहाँ पर, नेशनल म्यूज़ियम जाओगे, तो वो बहुत खूबसूरत पेंटिंग है जहाँ पर ये दिखाया रखा है किस तरीके से जब अंग्रेज़ मतलब ये सॉरी वाजिद अली शाह जा रहा था अपने एग्ज़ाइल में, ठीक है, वो मतलब उसको निकाला जा रहा था, तो वहाँ पर पूरा का पूरा है ना ऐसे भीड़ लग गई थी, सारे के सारे रो रहे थे। एक फ़ोटो है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, जाके देखना कभी। तो ये चीज़ क्या दिखाने की कोशिश कर रही है कि वहाँ के लोग बहुत लॉयल हुआ करते थे, किसके साथ? वाजिद अली शाह के साथ में। तो इसके थ्रू जो आर्मी वाले उनसे लॉयल थे, उन्होंने बोला कि ना हम अंग्रेज़ों के साथ जॉइन ही नहीं करेंगे, हम खेती कर लेंगे लेकिन नहीं जॉइन करेंगे। तो उन्होंने छोड़ दिया। अब वही चीज़ आगे चल के रेबल्स बने थे, क्योंकि उनको हथियार का आइडिया हुआ करता था। समझ आया अब? चलो। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पेपर में बनेगा कि अवध को किस तरीके से एनेक्स्ड किया गया, यानी कब्ज़ा किया गया अंग्रेज़ के द्वारा, ठीक। क्योंकि मैंने जितना भी बताया वो अभी तक इनडायरेक्ट रूल है, किसी पे डायरेक्ट नहीं हुआ। डायरेक्ट होता है आपके दो तरीके से, या तो आपका सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस के थ्रू, या तो आपका आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अभी आएगा वो दो हिसाब से आएगा, अभी मैं बताऊँगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है, पहले ये समझ लो। सहायक संधि तो कोई डाउट नहीं है ना इस चीज़ में, ये चीज़ के थ्रू अवध पे कब्ज़ा किया गया था। ये और उसके ये ना बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सही से यानी माल एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़राब तरीके से संभाल नहीं पा रहा है, इसको भगाओ, और फिर उसके वहाँ के राजा को भगा दिया जाता है, ठीक। और एंड में जाके, ठीक है, इसी आधार पर 1856 में उस पर कब्ज़ा कर लिया जाता है। ये ध्यान रखना आपको। चलिए, इसको देख लोगे ना, सहायक संधि क्या होती है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक। कि किस तरीके से हज़ारों अंग्रेज़ों ने ना अपना पद छोड़ दिया था, ठीक। मतलब ना तो अंग्रेज़ों से जुड़े थे, ठीक है, मतलब वो क्या थे? वफ़ादार थे, ये मैंने बता दिया। और कैसे वो ख़जाना खाली कर रहा था, और वहाँ पर एक राजदूत बैठा करता है, राजदूत किस तरीके से चिढ़ाया करता था, ठीक है। और 1801 में सहायक संधि साइन की थी अवध ने। कितने बज गए? 4:30 बजने वाले। 5 बजे तो क्लास नहीं जा पाएगी, 6 बजे तक मैं दे दूँगा। और देखिए थोड़ा ना एडजस्ट कर लिया करो यार, मैं ना कोशिश करता हूँ, लेकिन पता है वही ना, एक एक मिनट का एक ग्राफिक्स जो होता है ना, 1.5 मिनट लगा देता है, तो उसको तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर नीचे है ना, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होता, देख लेना थोड़ा उसको, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करेंगे, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ करता था, याद रखना, ये एक्चुअल में हिंदू लॉ को चेंज कर रहा था। किस चीज़ के? अडॉप्टेशन से रिलेटेड हुआ करता था। मान लो कोई राजा है, शादी हुई, ठीक है, और वो चिल्ड्रन उसका नहीं हो पाया, कोई बच्चा नहीं हो पाया, तो उसके बाद क्या होगा? क्या उसका, अगर वो किसी को अडॉप्ट करेगा, तो क्या वो उसका वारिस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, याद रखना। कैसे कहलाता है कि होता क्या था ना राजा वाजा सिस्टम्स में, चाहे मुग़ल हो चाहे किसी में भी, अगर इसके पास कोई वारिस है, अडॉप्टेड वारिस है, तो नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर उसके भाई के वारिस को वो चीज़ मिल जाएगी, उसके पास अगर है ना, मतलब उसके भाई का अगर कोई बच्चा है, तो वो तो सेम खून है ना, चाहे वो छोटा उसका भाई क्यों ना हो, लेकिन उसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, ठीक। अगर एक ऐसी सिचुएशन है कि राजा इकलौता है और वो शासन करना चाहता है, ठीक है, अब उसका बेटा नहीं हो पाया, ठीक, फिर वो क्या अडॉप्ट करेगा, तो क्या उसको राजगद्दी मिलेगी? अकॉर्डिंग टू ओल्ड लॉ, ओल्ड हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, याद रखना क्या था, इफ़ अ किंग डिड नॉट हैव अ नेचुरल बायोलॉजिकल सन, ही कुड अडॉप्ट अ सन बिकम द नेक्स्ट किंग, ठीक है। और ये चीज़ ना वैसे भी मतलब कहीं कहीं मैंने जो अभी बताया ना कि उसके छोटे भाई को मिल जाती है, कहीं कहीं वो चीज़ लागू थी, कहीं कहीं नहीं थी, लेकिन जनरली ये रूल था कि अगर वो अडॉप्ट करता है अपने बच्चे को, ठीक है, उसका अपना सन हो या ना हो, तो उसको वो तख्त मिल जाएगा उसके बाद, ठीक है, ये चीज़ नियम थी। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया, लैप्स का मतलब होता है आपका क्या कहते हैं इसको, ये एक्सपायर कहते हैं, ठीक है, एक्सपायर, याद रखना। तो होता क्या है, डलहौजी ने जब ये आया था, ठीक, लॉर्ड हटाओ, ठीक, तो डलहौजी जब आया था, इसने दिमाग लगाया, ये देखा यार काफ़ी ऐसे राजा हैं जो युद्ध में मारे जाते हैं, उनका ना अपना कोई संतान नहीं हो पाता, फिर उसकी जो वाइफ है वो किसी को अडॉप्ट कर लेती है, वो राजा बन जाता है आगे। चलो, हाँ, जैसे कि फडनवीस का नाम आपने सुना होगा, तो चलो वो मराठा पे है, मैं जब उस पर आऊँगा तब समझाऊंगा, वैसी कुछ एक स्टोरी थी। यहाँ पर समझ जाओ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये बोला इस इंसान ने, क्या नाम है इसका, लॉर्ड हटाओ, ठीक है, डलहौजी ने क्या बोला कि अगर कोई भी
राजा है, चाहे मरे जिए कुछ भी हो, वो अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है, खुशी से दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़मीन दे सकते हो कि अपने अडॉप्टेड सन को ये लिखा सकता है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर राजगद्दी नहीं मिली तो प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी, नहीं, प्रॉपर्टी मिलती थी। देखो, द अडॉप्टेड चाइल्ड कुड, ठीक है, इनहेरिट द किंग्स प्राइवेट पर्सनल प्रॉपर्टी वो ले सकता था, लेकिन ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, लॉस ऑफ द किंगडम, कि उसको किंगडम थ्रोन नहीं दिया जा सकता था, ये ध्यान रखना है आपको। और क्या करते थे, किस तरीके से कब्जा करते थे, लेफ्ट मैंने बोला एक्सपायर करते थे। अब जैसे ही वो मतलब ये प्रॉपर्टी मतलब अरे इनको थ्रोन नहीं मिलता था तो अंग्रेज़ बोलते थे यहाँ पर गद्दी खाली है, वो कहते थे मैं अपने भाई को बिठाऊंगा, अपने चचेरे भाई को। वो बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर राजा हो खून का, अगर तुम्हारा बेटा है तभी बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। अब वो हमें नहीं पता तुम कहाँ से ला रहे हो, ठीक है, अब कोई मतलब नहीं है, ठीक, अब हम कब्जा करेंगे। तो अंग्रेज़ इस पर कब्जा कर लिया करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था ये अच्छी चीज़ से कि राजा को मार दो लड़ाई में, ठीक है, उसके बच्चे होने से पहले ही राजा को मार दो, या मतलब कहीं कहीं तो ऐसी नीच हरकतें की कि उसकी वाइफ को भी मार दिया जाता था, ठीक है, प्रेग्नेंट वाइफ को मार दिया गया था, जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, ताकि ना बच्चा रहेगा ना राजा रहेगा, ठीक है, फिर सीधा कब्जा कर सकते हैं। क्योंकि देखो उनको डर ये था ना कि जनता डायरेक्ट बगावत करने आ जाएगी तो यार दिक्कत हो जाएगा, वो सबको ये चीज़ पता है, ये डर रहता है, ठीक है। राज्य की हानि मैंने बता दिया, सिंहासन नहीं दिया जाता था। और अधिग्रहण कैसे किया जाता था, अधिग्रहण मतलब कि अगर वो मतलब नहीं है कोई वारिस तो हम सीधा कब्जा कर लेंगे। अब यही चीज़ तो हुई, द ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसीज सिस्टमेटिकली डिसमेंटल द पावर ऑफ एंड प्रेस्टेज वेल्थ ऑफ द इंडियन किंग्स। अब धीरे धीरे उनके पैसे छीनने शुरू हुए। पैसे कैसे, मैंने बताया कि एक यहाँ पर ध्यान देना, मैं बताता हूँ पैसे कैसे छीने, इधर देखो, ये रॉयल पेंशन ना, जो नाना साहिब हुआ करते थे कानपुर के ना, तो उनको मिलती थी 80,000 की पेंशन मिला करती थी, उनका पेंशन रुकवा दिया था इन लोगों ने। ये इस तरीके से वेल्थ छीनना शुरू किया उनको, उनके जो गद्दी को मैंने बता दी किस तरीके से छीनना शुरू किया था। अब झांसी जो रानी थी हमारी, जो मणिकर्णिका हुआ करती थी, वो जो थी ना, उन्होंने उनको डेकोट्रिन ऑफ लैप्स से, यानी होता क्या था ना, गंगाधर हुआ करते थे इनके एक पति, इनकी उम्र इनकी तभी थी अराउंड 14 साल की थी जब इनकी शादी हुई थी, तो नई नई शादी हुई थी, और उन टाइम पे मतलब है ना कि इतनी जल्दी ना जो बेबी बॉर्न नहीं होता था, तो थोड़ा टाइम लगता था उस चीज़ के लिए। तो ये मार्शल आर्ट्स में बहुत माहिर थी, कुछ ही साल हुए थे शादी के, मेरे को जितना ध्यान आ रहा है, हाँ। तो उसके बाद क्या होता है, उनके पति की डेथ हो जाती है। अंग्रेज़ तब तक वेट कर रहे थे इस चीज़ के लिए, जैसे ही डेथ हुआ तो अंग्रेज़ पहुंच गए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके, बोला कि अब है ना आपके जो हस्बैंड का डेथ हो गया है, आपका बेटा जो है, क्योंकि इन्होंने अडॉप्ट किया था, किसको अडॉप्ट किया था, उनका नाम था माधव, ये सॉरी दामोदर राव, ठीक है, दामोदर राव को अडॉप्ट किया हुआ था। अब उनको बोला कि ये आपका बेटा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अडॉप्टेड है, अडॉप्टेड चाइल्ड को हम थ्रोन नहीं देंगे। रानी ने बोला कि नहीं, जब तक ये बड़ा नहीं होगा मैं उनके बिहाफ पे शासन करूँगी, फिर इसको मैं थ्रोन दे दूँगी। और क्यों नहीं है बेटा, चाहे अडॉप्टेड हो, कैसे, हमें हमारा तो पुराना रूल यही चलता था। लेकिन अंग्रेज़ तो बहुत चालाक थे इस चीज़ के लिए। अब बाद में चल के ना यही चीज़ लड़ाई होती है, ठीक है, इनके बैटल ऑफ ग्वालियर होता है इस चीज़ का। नाना साहिब समझ आए, नाना साहिब को पैसा देने से मना करते हैं, नहीं देंगे पेंशन, ये बुजुर्ग हो गए थे। उसके बाद आपका बेगम हज़रत महल हुआ करती थी। बेगम हज़रत महल, मैंने ये देखो, मैंने बताया ना ये किनकी वाइफ थी, वाजिद अली शाह की। वाजिद अली शाह को भगा दिया था, एग्जाइल कर दिया था, समझ आ गया कौन सी रिपोर्ट के, ये भी मैंने बता दिया, जेम्स रिपोर्ट हुआ करता था। और बेगम हज़रत महल ने क्या बोला कि तब तक मैं शासन संभालूंगी जब तक मेरा बेटा बड़ा ना हो जाए, ठीक है, बिरजिस कादिर ना, मतलब बड़ा ना हो जाए। अब इसमें पता है क्या, जब इन्हें लगा यार इनका तो यार अपना बेटा है, अब क्या करें, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि उनको लगा कि अब तक तो हम यार उन लोगों पे पकड़ते थे जिनका अपना बेटा नहीं होता था, अडॉप्टेड बेटा होता था, इनका तो अपना बेटा है बिरजिस कादिर, अब इसको किस तरीके से भगाएं। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इस पे ना मिस गवर्नेंस का आरोप लगा देते हैं कि ये सही से संभाल नहीं पा रही है, ना इसका पति संभाल नहीं पाया, उसको तो हमने भगा दिया, इसको भी भगा देते सीधा कब्जा कर लेंगे। और ऐसे ही कब्जा किया था 1856 में, समझ आ गया। और दिल्ली का जो मुगल हुआ बादशाह हुआ करता, ये बूढ़ा हो चुका था, ठीक है, बूढ़ा, ठीक। इनका था ना एक, याद है आपको क्या नाम था उसका, रंगीला, बहादुर शाह रंगीला, ठीक। तो बड़ा है ना मिजाज आदमी था वो। तो बहादुर शाह की बात करेंगे, रंगीला अलग था, ठीक है। बहादुर शाह जो 2 हुआ करता था ना, जब ये बूढ़ा हो गया था तो इसको बोला कि हम तुम्हारी टाइटल ही छीन लेंगे, यानी मुगल डायनेस्टी ख़त्म, तू ख़त्म, खेल ख़त्म बेटा, डाटा ख़त्म, खेल ख़त्म, ये चीज़ बोल दी थी इसको, ठीक है। क्योंकि बोला कि अब तू कितना शासन करेगा, और कितना रहना है तुम्हें, तुम इतने साल से तो हो, ठीक है, अब तुम बूढ़े भी हो गए, जाओ यहाँ से, ठीक है। कुनवर सिंह का ये था, इनका जब्त कर लिया गया था, कॉन्फिस्केट, जितना मुझे पता है, सिनोनिम आप पढ़ते होगे, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड हो आप लोग तो उसको जब्त करना कहते हैं ना।
इनकी तो ज़मीन ही जब्त कर ली थी। ठीक है, सीधा सीधा तरीके से। अब ये होता था क्यों, क्योंकि ये बूढ़े हो चुके थे, बोले और कितना शासन करेगा भाई तू, ठीक है, तो ज़मीन दो अपनी। तो ये सब चीज़ें समझ आ गई ना कि क्या क्या मैंने बोला, कैसे कैसे किस तरीके से लोगों का पॉलिटिकल मैंने बता दिया, सोशल बता दिया, इकोनॉमिकल बता दिया, रिलीजियस बता दिया, सारे पॉइंट्स क्लियर करवा दिए हैं। चले, जितना मैंने आपको अभी तक करवाया है वो बहुत इनफ है, आप उससे CAPF CDS तक के एग्ज़ाम्स को काउंटर कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ इम्पैक्टेड द ब्रॉडर रूलिंग क्लास, ये मैंने आपको बता दिया ना। सब्सिडियरी अलायंसेस जब हुआ करता था, जो गवर्नर होता था वो हर चीज़ में उंगली करता था, है ना, कि नहीं ये गलत है, वो गलत है, तो पपेट बना के रख दिया था। सेम चीज़ करने की कोशिश की थी, पता है 1756 में। यार तुम लोग ना पहले मिलते हैं ना, स्टोरी वाइज चलते ना, मज़ा आता बहुत। ठीक है, अभी लेकिन मैं चलना नहीं चाहता, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है पहले वो कवर, तो बहुत मज़ा आता पहले, है ना, कवर करते हैं हम अपने किस चीज़ को, अंग्रेज़ कैसे आए, अंग्रेज़ ने क्या क्या किस किस तरीके से कवर किया। ठीक है, बड़ा मज़ा आता उस चीज़ में। चलो कोई नहीं, ज़रा ध्यान दो। तो पता क्या होता है उसमें, 1756 की बात थी। जो बंगाल का नवाब, उसको ऐसी प्रेशर मारता था, ठीक है, कि नहीं नहीं ये गलत है, वो गलत है, दिमाग ख़राब किया कर रखा था उसने। फोर्ट विलियम में डाल के जो मैसेकेयर किया था, बहुत पीटा था, पकड़ के अंग्रेज़ों को बहुत मारा था, जिन्हें सभी को जान से मार दिया था। ठीक, तो ये याद रखना, मैंने आपको बता दिया। रिफ्यूज़ल ऑफ द रॉयल प्रिविलेजेस द ब्रिटिश, अच्छा ये मैंने भी बता दिया ना आपको, रॉयल प्रिविलेजेस ये ख़त्म कर दिया था, है ना। ओके, पेंशन वेंशन सारी चीज़ें। ओके, इसमें दिक्कत तो नहीं होगी ना, वही कि कौन से, ये तो मैंने आपको रिपीट कर दिया, इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ये देख लेना, ये आपसे पूछता है क्या क्या पूछता है, ज़रा ध्यान रखना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू मैंने क्या आपको दो रास्ते बताए। एक रास्ता मैंने आपको बताया कि सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू कब्ज़ा किया जा सकता है ना, उसकी आर्मी की ताकत ले लो और धीरे 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 बोलो कि वो सही से काम नहीं कर रहा है, हटा दो उसको। दूसरा तरीका होता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। ठीक है, दो तरीके होते हैं कब्ज़ा करने का, ये आप पे दिमाग लगाया गया था डलहौजी के थ्रू। ठीक है, बहुत तेज इंसान है, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है यार जब मैं देखता हूँ ना, ये खास करके दिल्ली के जो मेन पॉइंट्स में जो अंग्रेज़ों के नाम देखता हूँ, है ना, अब रोड अंग्रेज़ों के नाम पे रखा हुआ है। इवन जो डलहौजी नाम का तो बहुत, वो हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा वो है, एक प्लेस है ऐसे ना, डिस्ट्रिक्ट नहीं यार, ये है एक एक बहुत बड़ा हिल स्टेशन है, मेरे को जितना ध्यान आ रहा है। बताओ क्या क्या ज़रूरत है, जब अंग्रेज़ जा भी रहे थे ना, इतना मतलब नुकसान पहुंचाने के बाद, इतना मारने के बाद, उनको तो भगाना चाहिए था। फिर भी नहीं, अच्छा खासा विदाई किया गया। तो जब ऐसी हरकतें करोगे तो फिर तो वही बात है ना, कोई तो फिर बाद में वही चीज़ रिपीट होंगी। कायर वाली हरकतें तो शुरुआत से है। अब जो हमारे इधर से कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो बोलते हैं नहीं, शांति से सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, शांति से हमें आज़ादी मिली आगे चल के, वो भी बात सही है। आज़ादी देखो शांति से केवल नहीं मिली, अगर वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस पूरी आर्मी लेकर नहीं आ रहे होते ना, तो अंग्रेज़ वहाँ पर रूप दिखाता, वहाँ पूरी कोशिश करता। उसको बहुत नुकसान हुआ इंडिया छोड़ने का, तो ऐसा है ना, पूरी तरीके से शांति से नहीं मिला हमें, है ना, बहुत हमने खून बहाया, बहुत लड़ाई की है। गांधी जी जो हमारे, देखो मैं ऐसे डायरेक्ट खिलाफ़ नहीं हूँ, गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, अच्छी चीज़ें की हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें गलत भी की हैं। उनका क्या कहना था, सारी चीज़ें शांति से कर दो। अगर वही एंड में उन्होंने क्या बोला था, डू और डाई, डू और डाई मतलब करो मरो का नारा दिया था, है ना, 1942 वाला आपका क्विट इंडिया मूवमेंट में, कि है ना, अब तुम या तो मरेंगे या तो करेंगे, यही डायलॉग आप दे देते 1920s में। ठीक है, तभी वो तो सारे के सारे साथ हुआ करते थे, तभी करते थे कि करो और मरो का तब। लेकिन नहीं, जब पूरी तरीके से है ना, 20 साल बहुत अहमियत रखते हैं, जो जो हमारे लोगों ने ना दर्द सहा उस चीज़ के लिए। अभी तो लोग बोल देते हैं कि मिली तो कम से कम आज़ादी, वही आपको मैं बोल दूँ, रहो 20 साल गुलाम, एक साल काला पानी झेल के देखो, पता चल जाएगा। पढ़े नहीं हो ना हिस्ट्री, इसीलिए लोग आगे चल के बहुत ज़्यादा ऐसे फैलने लगते हैं। सतारा याद कर लेना, ये आपसे पूछता है सबसे पहला। तो वही कहने का मतलब है जो मैंने भी बोला, कि दोनों तरीके से है ना, शांति से भी और ताकत से भी मिली आपको आज़ादी। ठीक है, तो इसीलिए किसी एक को हीरो मत बनाया करो, एक कोई नोट पे छाप रखा है। चलो, सतारा ध्यान रखना, फर्स्ट था महाराष्ट्र में। ठीक, ओके, जैतपुर बुंदेलखंड में, देख लेना, वही सारी चीज़ मैंने डाल रखी है, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बस झांसी सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये वाला जो पोर्शन है इसको छोड़ देना, वही सारी चीज़ें। ये मतलब अगर एक मतलब वही हेयर से रिलेटेड है ना, बच्चा है तो बच्चे से तो रिलेटेड होगा, उसका बच्चा नहीं था उस पर कब्जा कर लिया, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई। इसमें सब्सिडियरी अलायंस अलग है, उसके मैंने लिस्ट दिखा दिया आपको। ये वो हैं जिन पे केवल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया गया था और सीधा कब्जा मारा गया था इस पर, समझ आ गया। एक चीज़ ध्यान रखना, अवध को मैंने उसी लिए लिख दिया, अवध को जो रिपोर्ट जेम्स रिपोर्ट आया था उसके थ्रू, किससे, इसको यानी सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू रखा गया था। यही से पेपर में बनता है आपका कि अवध को क्या से, ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से उस पर कब्जा किया गया था, तो नहीं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। पंजाब जो था उसको अनेक्स्ट किया गया था, वो तो वॉर के थ्रू। पंजाब को तो बहुत लेट, जब लड़ाई हुई थी ना पंजाब वाली, तब।
दलजीत, हाँ ठीक, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए ना। चैप्टर 1 कंप्लीट। चलो चैप्टर नंबर 2, द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। देखो अब तक जो मैंने करवाया उसको अगर आप मेमोराइज़ करने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ समझ आ रही है आपको कि लोगों के अंदर क्या बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है ना। अब वही चीज़ ठीक है यहाँ पर निकलेगा, यानी वॉर टाइम, हाँ लड़ाई टाइम, ठीक है। ये वॉर जो होंगी छोटी मोटी वॉर्स होंगी, छोटी नहीं मतलब रीजनल वॉर्स होंगी इसमें, है ना। ये चीज़ पढ़ेंगे, मज़ा आता है ना वॉर करने में, ठीक। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो ये चैप्टर पढ़ना है ना, या कोई भी मेरी अगर हिस्ट्री का लेक्चर लेना है, उसको कोशिश या करो कि आपको ना एक सीक्वेंस में चीज़ें याद हो, वैसे ही चीज़ें याद होती हैं। अगर आप वो मूवी देखते हो ना तो वो धीरे धीरे कैसे याद होता है, अगर आपको क्या मतलब याद करने की ज़रूरत होती है। आप कैरेक्टर देखते हो, समझते हो, अच्छा ये है, धीरे धीरे एंड आते आते ना आपको मेन कैरेक्टर का नाम याद होना हो, एंड आते आते याद हो जाता है। वैसी चीज़ें होंगी, ठीक है। बस समझने की कोशिश करना, मज़े लो, आराम से सारा याद हो जाएगा, ठीक है। इतना स्ट्रेस मत लो। और बात रही कि इसको स्पेसिफिक तरीके से याद कैसे करना है, 1-2 बार विजिट करोगे ना आराम से सारा नाम याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, और क्लासेस डीप ही रहती हैं, वो मैंने पहले ही बोल दिया वो चीज़ें। तो द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम होता है, मैंने यही बताया कि अभी तक जो था लोगों में गुस्सा मतलब पनप रहा था, अब निकलेगा वो गुस्सा। जैसे कि अब इसमें ना रीजनल मैंने क्यों बोला, क्योंकि अभी जो वो हुआ प्रोटेस्ट हुआ, वो क्यों हुआ, ये हुआ ना कि उससे पहले मुझे याद आ रहा है एसएससी आपके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें ना डिटेन कर लिया गया था, ऐसा कुछ हुआ था ना, लाठीचार्ज हुई थी क्या, नहीं ना। तो ओके, उससे पहले भी है ना अलग अलग जगह ये फिर शुरू हो गया, अलग अलग जगह पे अपना है ना मतलब प्रोटेस्ट होना हुआ था। पंजाब में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, पेपर लीक को लेके हुआ था। तो वो सारे प्रोटेस्ट हैं जब आपस में जुड़े तभी तो ये बड़ा वाला प्रोटेस्ट हुआ था। उसी तरीके से कि जो लोगों में अभी पहले गुस्सा भरा, अब छोटे छोटे रीजनल प्रोटेस्ट होंगे, यानी लड़ाइयाँ होंगी, उसी को हम चैप्टर 2 में कवर करेंगे। अब फिर लड़ाई लड़ेंगे हम चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। ओके, तैयार हो जाओ फिर। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे मत समझना कि हैं भैया ऐसे ही ऊपर ऊपर से कुछ भी ऐसे ही हैं, ऊपर अंदर अंदर से कुछ भी करवा रहे हैं अपने मज़े के लिए। फिर कहोगे पेपर है ना डीप आ रहा है, ये आ रहा है, तो मैं पहले ही सब कुछ तैयार करके चलता हूँ। सन्यासी एंड फ़कीर रेबिलियन, ठीक। होता क्या है ना, पता है क्या, जब बंगाल का एरिया था, कहाँ पर था, इसको याद करने में इजी होगा, वेयर बंगाल, हु लेट, ठीक है, ऐसे याद करना ना। अब ये वाला सिस्टम रखेंगे तो याद रखना, बंगाल का एरिया था, वहाँ पर क्या होता है कि जो सन्यासी हुआ करते थे, जानते हैं ना सन्यासी, साधु जिसे कहते हैं हम, साधु हो गए। फ़कीर कौन होते हैं, फ़कीर होते हैं आपके जो मुस्लिम में होते हैं ना साधु, उनको कहते हैं। इसी तरीके से आपकी सन्यासी होती हैं, मतलब है ना, मतलब जो फीमेल होती हैं, मेल होते हैं, सारे के सारे जो साधुओं की बात कर रहा हूँ मैं, सन्यासी और फ़कीर की बात कर रहा हूँ। अब ये इन लोगों पे अंग्रेज़ ने कर दिया, ठीक है, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। मतलब जहाँ पर मान लो अगर हिंदू मंदिर में जा रहा है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब दान पेटी में देना अलग है, मंदिर में घुसने के लिए पैसे दो, समझ रहे हो। इसी तरीके से वो मतलब पहले तो वो खुद दक्षिणा, गुरु दक्षिणा मांगा करते थे, अब इनसे इनसे ही पैसे लिया जा रहा है। इसी तरीके से मुस्लिम के साथ हो रहा था, इसी तरीके से हिंदू के साथ हो रहा था, इसी तरीके से सिख के साथ हो रहा था। तो यही चीज़ होती है। आफ्टर द ब्रिटिश वॉन द बैटल ऑफ बक्सर 1764, उन्होंने बहुत हैवी टैक्स लगाना शुरू कर दिया, किस पे, रिलीजियस जो आपके जगहों पे, जैसे कि आपका वाराणसी हो गया, या आपका इंडिया में जितने भी मुस्लिम स्पेशल हॉली प्लेसेस हैं वहाँ पे। अब इसको लेकर चिढ़ गए। अब धीरे 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 गुस्सा इतना बढ़ गया इन लोगों में, बैटल ऑफ बक्सर बहुत पहले हुआ था, 1 साल 20 साल 30 साल बीत गए, अब इनके अंदर गुस्सा बढ़ गया। क्या होता है, एक था मंजू शाह, ठीक है, एक था चिराग अली। देखो मुस्लिम है ना, ये आपको शाह मिल जाएगा आपको, मूसा शाह, ठीक है, आपका देवी चौधरानी हो गई, ठीक है, यानी मतलब आपकी फीमेल भी थी वहाँ पे, भवानी पाठक हो गया, ठीक है। ये जो भवानी पाठक बहुत मेन है इसमें, ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपस में विद्रोह करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमारी चाहे जान देनी पड़े, ठीक है, हम लड़ेंगे, लाठी उठा के लड़ेंगे। और बहुत ही ब्रूटल लड़ाई हुई थी, बहुत ब्रूटल लड़ाई, ठीक। तो देखो क्या करते हैं ना ये सन्यासी जो फ़कीर करते हैं, सबसे पहले रेड मारते हैं अंग्रेज़ों की फैक्ट्रीज़ में जहाँ पर हथियार बन रहे थे, वहाँ से हथियार उठाते हैं, कंपनी सीज़ करते हैं जहाँ पर वो व्यापार कर रहे थे, तभी तो कंपनी ही थी ना, तो तभी तो वो बने नहीं थे एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो उन पे है ना उनके ख़जाने लूटते हैं, और फिर जब उनके पास हथियार आ जाता है तब ये लड़ना शुरू करते हैं। और अंग्रेज़ों का तभी कौन होता था, वॉरेन हेस्टिंग हुआ करता था, उसने एक बहुत ही ब्रूटल, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रूटल कैंपेन शुरू किया था, और एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारा था, ठीक है। लेकिन एंड सांस तक ये लड़े थे, इन्हीं के मतलब है ना इंस्पायर्ड होके। किन्होंने बुक लिखी थी, आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, उन्होंने एक मतलब एक ये नॉवल आनंद मठ, ठीक, उसमें से ठीक वंदे मातरम को क्रिएट किया था। यही आगे चल के पता है ना आपको, हमारा राष्ट्रीय गीत बनता है, ठीक। सन्यासी रेबेलियन से निकला है आपका आनंद मठ।
क्लियर, यहाँ तो डाउट नहीं होना चाहिए। पाइका रिबेलियन क्या होता है? देखो पाइका याद रखना, ना तो ये कोई टैक्स होता है और ना ही ये कोई ट्राइब है। ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, ये किसान है, ठीक है। ऐसा ऐसा कैसे किसान होते हैं? हाँ, ये किसान है। और किस तरीके के किसान हैं? जिनके पास हथियार है, ठीक, ये याद रखना, ठीक, ओके। यानी ये वॉरियर ग्रुप हुआ करता था। ऐसे फार्मर्स जिनके पास हथियार होता है उन्हें वॉरियर फार्मर ग्रुप कहते हैं। 1817 की बात है, उड़ीसा के खुर्द में। जो इनके लीडर कौन हुआ करते थे? याद रखना, बख्शी जगबंधु विद्याधर हुआ करते थे। ये जो वहाँ उड़ीसा के राजा थे ना, उसके कमांडर हुआ करते थे, ठीक है। एक किसान, धनी किसान थे जो कमांडर हुआ करते थे। इनको आया गुस्सा, क्यों? क्योंकि जब किंग हुआ करते थे ना, किंग ने साइन कर दिया सब्सिडियरी अलायंस। 1803 की बात है। मैंने, अब ये जो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि क्या होती है। अब इसके बाद क्या होता है ना कि उन्होंने लगाने लगा बहुत हैवी टैक्स, ठीक। किस चीज़ पे? नमक पे लगाया उन्होंने हर तरह के क्रॉप्स पे लगाया। बहुत ही मतलब जितना पैसा वो जो जितना कमा पा रहे थे बेचारे किसान, उतना तो ऑलमोस्ट दे ही देते थे, कुछ बचता नहीं था उनके पास। तो ये जो विद्याधर जी जो थे, इन्होंने क्या किया? इनके खिलाफ बगावत बोल दी कि अब तो मारूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा इनको। तो यही चीज़ होता है, इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पाइकाज, ठीक है, अपने जो किसान भाई हैं, लड़ाकू किसान भाई हैं, इनके साथ लिया और अंग्रेज़ पे अटैक करना शुरू कर दिया। और ये होता है कि अंग्रेज़ ने काफ़ी लोगों को मार दिया था। अब एक डिक्लेयर द मार्शल लॉ, सबसे पहले मार्शल लॉ लागू करके मारा था। 1813 में सप्रेस कर दिया था इन लोगों को। और बाद में इसको अरेस्ट कर लिया गया था, जगबंधु को, और कस्टडी में उसको बहुत बुरी तरीके से मार के उसको जान से मार दिया गया था, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जितनी भी ये रेबेलियंस हो रहे हैं, लोगों रेबेलियन तो हो जाता है, लोग मारे जाते हैं, लीडर मारा जाता है, लेकिन लोगों के जो बच्चे थे, है ना, उनके मन में छाप छूट जाती है। जो हर बुक वहाँ पर लिखी जाती थी, जैसे कि ये जो है वंदे मातरम जहाँ से आया, आनंद मठ आया, तो आनंद मठ को जब ये सब सुनते थे उस टाइम पे, लोगों के मन में वही गुस्सा धीरे धीरे पनपता है, वही आगे चल के आपके रिवॉल्ट का रूप लेता है। समझ आया? ऐसा नहीं होता कि केवल ये विद्रोह हो गया तो हो गया, वो ख़त्म बात नहीं। विद्रोह का छोटा छोटा विद्रोह का बड़ा रूप, मतलब है ना कि छोटे छोटे बूंद से घड़ा बढ़ता है, वही सारी चीज़ें हैं। यही देख लेना ज़रा। रेमोसी, ठीक, अपराइजिंग, ठीक है। क्या होता है ये होता है कि 1820 में सतारा, जानते हो ना, मैं अभी आपको बताया था सबसे पहले यहीं पे डॉक्यूमेंट ऑफ लैप्स लाया गया था, ठीक है। तो इसको कब्ज़ा करने की ज़रूरत थी। सबसे कभी सोचो दिमाग में, क्यों सबसे पहले सतारा पे ही उन्होंने हमला किया? उस पे क्यों? क्योंकि जो रेमोसी हुआ करते थे, ठीक है, उन पे लगाम लगाना ज़रूरी था, ठीक है, उनको अपने तरफ करना ज़रूरी था। अभी रेमौसी कौन है? ये ट्राइब्स हुआ करती हैं, हील ट्राइब्स हुआ करती है। समझो क्या होता है, मैं समझाता हूँ। वेस्टर्न घाट, ये मैंने आपको बता रखा है सारी चीज़ें, वेस्टर्न घाट क्या होती है, ईस्टर्न घाट कैसे होती है ना, कोस्टल प्लेन्स में ये चीज़ें मैंने आपको समझा रखी है। इस पे ना सतारा एरिया पड़ता है। अब उस सतारा एरिया के दो लीडर्स हुआ करते थे, एक था चित्तूर सिंह, एक था आपका उमाजी नायक, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना, और दो टाइम्स में होते हैं, ठीक है। पहले ये लीडर हुआ करते थे, बाद में क्या, डेट प्रॉपर याद करनी है? नहीं, डेट याद मत करना, बस समझ लेना कि ये कौन थे, कौन लीडर्स थे, बस ये 1820s आपके लिए काफ़ी होगा, ये ध्यान रखना है, ओके। डेट उसका ध्यान रखना है आपको, कब इसको ये डॉक्यूमेंट ऑफ लैप्स में के अंडर कब्जा किया गया था। अब देखो, द रेमोसीज, जो ये रेमोसी हुआ करते थे ना, ये ट्राइब हुआ करते थे, ठीक है, हिली एरिया में रहते थे। और ये जो मराठा के पेशवा, जानते हो ना, इनकी खास बात गोरिल्ला वॉरफेयर है, जो शिवाजी ने स्टार्ट करवाई थी, तो वो हुआ करता था। तो ये लोग मैंने बता दिया, ये थोड़े जंगली एरिया में रहते थे, हिली एरिया में रहते थे। इनको छुप के वार करके और वापस जाना, गोरिल्ला वॉरफेयर करने का बहुत अच्छा आइडिया हुआ करता था। तो इन्हीं को है ना बड़े मात्रा में मिलिट्री में रखा हुआ था इन लोगों ने। और ये ब्रिटिश को है ना, मतलब नाक में दम कर रखा था, पहले मुगलों को, फिर जाके ब्रिटिश को, ठीक है। आफ्टर द ब्रिटिश डिफीटेड द पेशवास, 1818 में ख़त्म हो जाता है पेशवा रूल ना, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये सब्सिडियरी अलायंस साइन कर देते हैं। 1802 की बात है। फिर उसके जो है ना कॉन्फिडरेंसीज जो हुआ करती थी बाकी, उन्होंने बोल दिया कि है ना, होलकर सब ने, कि तुमने ये क्या किया, तुमने जो किया वो गलत किया। फिर वो आपस में है ना लड़ने लग जाते हैं, और भी सारी चीज़ें होती हैं, वो हम मराठा में पढ़ेंगे किस तरीके से क्या हुआ था। बस एंड में जाके क्या होता है ना कि मतलब धीरे 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 ये है ना एक दूसरे को खोखला करने लग जाते हैं, और एक पोजीशन आता है जहाँ पर 1818 में अंग्रेज़ उन पर कब्जा कर लेते हैं। अब अंग्रेज़ तो चले गए, तो अब इनका क्या होगा? जो ये हील ट्राइब में इनके लिए एज अ पुलिस का काम किया करते थे, ठीक है, मराठा लोगों के लिए, तो इनकी तो मतलब जॉब छिन गई ना, इनकी जॉब तो छिन गई। अब इनको किसान बनना पड़ेगा। अभी किसान बने, सोचे चलो कोई नहीं, हम किसान शांति से रहेंगे। अब इन पे लगा दिया हैवी, है ना, लैंड टैक्स लगाने का इनको तो बहुत बड़ी खुजली रहती थी अंग्रेज़ों को। वो चीज़ इन्होंने किया,
अब एक पॉइंट आया कि अब इन्होंने मतलब अब नहीं होगा, अब हमने जो सीखा है हम अब हमें हथियार उठाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया था, रेबेलियन किया था, मारना वही वही वॉरफेयर किया था, बहुत परेशान कर दिया था इन्होंने। इसीलिए जब इन्होंने इतना परेशान कर दिया था ना, इसीलिए इन लोगों को दबाने के लिए, ठीक है, रेमोसी अपराइजिंग, रेमोसी लोगों को दबाने के लिए सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इन्हीं को है ना क्या करना पड़ा, अधिग्रहण करना पड़ा था। नहीं तो उन्होंने लग गया था कि सबसे ज़्यादा कोई परेशान कर सकता है, क्योंकि यार इन्होंने मुगलों को भी ना बहुत घुटनों पे ले आए थे। अगर आप शिवाजी की स्टोरी जानते हो तो आपको पता होगा। तो ये लोग अगर इनमें फिर से एक और कोई शिवाजी जैसा है ना, हमारे जो ग्रेट शिवाजी जो हैं उन जैसा कोई अगर खतरनाक अगर कोई वॉरियर आ जाता तो ये तो नहीं टिक पाते अंग्रेज़, धीरे धीरे उनको और खोखला कर देते ये लोग। तो वही चीज़ इनको डर थी। तो सबसे पहले इन्होंने सतारा पे ही, ठीक है, कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। ठीक है, वही चीज़ है, देख लेना, ठीक है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ब्रिटिश ने सप्रेस कर दिया था। और क्या किया गया था इसको, और इनको देखो, इनको पता है क्या किया गया था, हिल एरिया में अब इनको तो यार अपने जीवनचर्या बांटना था। तो इन्होंने बोला कि हिल एरिया में जो भी हैं रेबेलियंस हैं, ठीक है, आप हमारी तरफ आ जाओ। काफ़ी लोगों ने मना कर दिया, उनको मार दिया था इन लोगों ने। और काफ़ी लोगों को, ठीक है, अपने जो मतलब मान गए थे अपने बच्चों के लिए जो भी चीज़ था, उनको अपने इसमें पुलिस में इन्होंने भर्ती कर लिया था अंग्रेज़ों ने, क्योंकि इनकी ज़रूरत थी। बहुत पावरफुल थे ये लोग, ये संताल से भी, आपके मुंडा से भी ताकतवर हुआ करते थे ये लोग। इनको बंदूक भी चलाना बहुत अच्छे से आता था, इनको भाला चलाना आता था, तो है ना, बड़े बड़े पहाड़ चढ़ना आता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक बार सर्च करना इनके बारे में, आपको सब चीज़ पता चल जाएगी, मतलब और डिटेल में अगर जानना हो तो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रेमोसी कौन हुआ करते थे, जो आपके मराठा के अंदर सेना हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने, जब अंग्रेज़ों ने उन पर कब्ज़ा कर लिया सब्सिडरी अलायंस के थ्रू में, फिर जाके, ठीक, इन्होंने सतारा को छुड़ाने के लिए इन पर लड़ाई लड़ी। बाद में इनको काफ़ी को मार दिया जाता है और उसके बाद है ना कब्ज़ा कर लेते हैं। पहाड़ी रेबेलियन, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। 1778 की बात है। होता क्या है ना, ये बहुत शुरुआत की बात है ये। 1773 में, अगर थोड़ा और मैं पीछे चलूँ, ठीक है, देखो 1757 में जब आपका प्लासी की लड़ाई होती है, तो अंग्रेज़ ने पहली धमक दिखा दी थी कि मैं आ गया हूँ, ठीक, अब मैं कब्ज़ा करूँगा आप पे, धीरे धीरे कब्ज़ा करूँगा बैटल ऑफ प्लासी के बाद में। अब ये चीज़ कब कंफर्म हो गई थी, 1764 के बक्सर की लड़ाई में, बंगाल में हो रही थी सारी चीज़ें। बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर है ना ये रेबेलियन का कहूँ, जो वहाँ का नवाब था उसको ना मार पीट के भगा दिया था। तो पढ़ेंगे, अलग चीज़ है वो चीज़। अब धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि अब हम पावरफुल हो रहे हैं, तो बंगाल पे हमें कब्ज़ा करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया था 1773 में उन्होंने फर्स्ट एक्ट लाया। एक्ट के थ्रू में उन्होंने क्या स्टेब्लिश कर लिया, अपना शासन इस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है, बंगाल के अंदर पूरी तरीके से, और बाकी जगह जहाँ भी उनका इनडायरेक्ट शासन हुआ था। यानी पहले वो केवल ट्रेड करने आए थे, अब वो क्या कर रहे थे, वो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव रूल करना शुरू कर दिए थे। ये चीज़ क्लियर हुई। अब होता क्या है ना, अब जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रूल स्टार्ट कर दिया तो उनको लालच बढ़ गई। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये चीज़ बता रखा है, 1793 के अराउंड जब किसने, कॉर्नवालिस ने एक एक्ट लाया था, जिसको क्या कहते हैं, एक्ट के थ्रू में क्या था वो आपका परमानेंट सेटलमेंट, है ना। परमानेंट सेटलमेंट में क्या बोला गया था, ये कि जो वहाँ पर ज़मींदार रखे जाएंगे, ठीक है, मतलब हर गांव में एक ज़मींदार रखा जाएगा, जो क्या करेगा, लोगों से कर इकट्ठा करेगा और अंग्रेज़ों को देगा। यही चीज़ था ना। पहले डायरेक्ट राजा का लोग आता था, वो टैक्स लेते थे जनता से, जो भी था एक तिहाई, जो भी जिस तरीके से टैक्स लेते थे। उसके बाद क्या होता था, वो राजा को दे देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब क्या था कि जमींदार होता था, जमींदार दूसरे से टैक्स लेगा, और टैक्स लेकर वो किसको देगा, सूर्यास्त होने से पहले 1 पॉइंट देते थे, उससे पहले जमा कर देगा, नहीं तो उसकी ज़मीन बेच दी जाती थी। ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये आपका जो जमींदार से रिलेटेड है ना, स्टेटमेंट में पूछता है। अब सुनो ये चीज़ क्यों कनेक्ट करती है पहाड़ी रेबेलियन से रिलेटेड। होता क्या है, पहाड़ में ना इस तरीके के ट्राइब रहा करते थे। उन्होंने जो समतल मैदान थी, जहाँ पर खेती की जा सकती थी, वहाँ तो कब्जा कर लिया अंग्रेज़ों ने, ठीक है। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हुआ करते थे, कौन से, खास करके बिहार, झारखंड, और याद हो आपका बिहार, झारखंड और आपका ये इवन छत्तीसगढ़, इवन बंगाल, ये सारा मिलाकर एक प्रोविनेंस हुआ करता था। उस पॉइंट पे बंगाल प्रेसिडेंसी का एरिया पड़ता था वो सारा। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब समझो ये जो एरिया था ना, यहाँ पर राजमहल के हिल्स में पहाड़ी लोग रहा करते थे। अब ये जो पहाड़ी हुआ करते थे ना, इनकी खास बात थी, ये लड़ाकू बहुत हुआ करते थे। इनको बहुत अच्छा तीर धनुष ये सब चलाना आता था। तभी अंग्रेज़ इतने पावरफुल नहीं थे, अंग्रेज़ पूरा परेशान थे। अंग्रेज़ों ने जो ज़मीन पे, मतलब जो खेती करते थे ना, ये क्या करते थे, वहाँ जाते थे ज़मीन में जो
खेती करते थे उन्हें मार देते थे या उनके सामान लेकर वापस आ जाते थे। और अंग्रेज़ जब जंगल में ढूंढने के लिए आते थे, चाहे तुम बंदूक लाओ कुछ भी लाओ, वो बच के वापस तो भूल जाओ जा पाएगा, ठीक है। अब वहाँ से जब वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, समझ आ रहा है ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन था, ये सारी चीज़ मैंने बता रखी है। अब ये मत बोलना भैया रोना आ रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है। तो वो सब जो देख कर गुस्सा होता था कि तुम कर क्या रहे हो, तुम क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया, इसको उतारना पड़ेगा नीचे, ठीक है, इन लोगों को जंगल से उतारना पड़ेगा। लेकिन यार ये खुद तो उतरेंगे नहीं, अगर ये नहीं उतर सकते, हम नहीं जा सकते, तो हमें इसी के जैसे किसी को सामने खड़ा करना पड़ेगा। तो इन्होंने दिमाग लगाया और लेकर आए मैच में संथाल को, ठीक है। ओके, अब चीज़ें थोड़ी क्लियर हो रही है। संथाल वाले को जब लाते हैं और बोलते हैं कि तुम भी इतने टैलेंटेड हो, वो भी टैलेंटेड है, इनको भगाओ। संथाल लोग ज़्यादा थे, ठीक है, पॉपुलेशन में ज़्यादा थे। उनको बोला गया, संथाल वालों को क्या वादा किया गया, आप अगर वहाँ चले जाओगे, पहाड़ों पे चले जाओगे और इनको भगा दोगे तो हम अटैक नहीं करेंगे आप पे, ठीक है। संथाल वालों की ये चीज़ें कमज़ोरी पहले जानते थे अंग्रेज़, वो सारी चीज़ प्लान करके ही भेजा था उन्होंने। फिर संथाल वालों की जो पॉपुलेशन की वजह से एक तो इन्होंने मतलब पहले आघात पहुँचाने की कोशिश की ना, लड़ाई अच्छी खासी हुई दोनों के बीच में। और धीरे 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 क्या हुआ, पहाड़ी जो टिप वाला पॉइंट होगा था, ऊपर वाला पॉइंट है, वहाँ जाके पहाड़ी लोग बस गए और फिर विलुप्त हो गए। अभी कुछ हैं, अभी हैं, ऐसी बात नहीं है, पहाड़ी लोग हैं, ठीक है। और नीचे वाले पॉइंट पे कौन बस गए, जहाँ पर ये रहा करते थे, संथाल बस गए थे, ठीक है। ये चीज़ है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दो क्या होता है। पहाड़ी वर अब मार्शल, ठीक है, हील ट्राइब्स होता था। मार्शल समझ आ रहा है तुम्हें, ठीक है, मार्शल आर्ट्स में बहुत माहिर थे। हु लिव्ड अ फॉरेस्ट प्रोड्यूस अ प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्चर किया करते थे। इससे अंग्रेज़ बहुत चिड़े हुए थे कि यार ये शिफ्टिंग कल्चर करते क्यों है। शिफ्टिंग कल्चर मतलब जहाँ पर एक खेती की वहाँ जला के फिर आगे चले जाते थे, ज़मीन खराब हो जाती है। अंग्रेज़ों का था कि नहीं, उस ज़मीन को जितना हो सके उतनी खेती करो। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को वही खेत में बहुत सारी मतलब एक ही इंसान एक ही जगह पर ज़मीन पर इधर उधर भटके ना, ज़मीन ना खराब करे, मेरे को पैसे से मतलब है, इसीलिए अंग्रेज़ इनको हटाना चाहते थे। लेकिन संथाल में ऐसा नहीं था। संथाल लोग एक ही जगह जंगल में रह के वो खेती एक ही जगह करते थे, इसीलिए वो संथाल को लाना चाहते थे और पहाड़ियों को भगाना चाहते थे। समझ आ रहा है ये चीज़। अब देखो, ब्रिटिश एक्सपेंशन इनटू द राजमहल हिल्स डिस्टर्बटेड ऑटोनोमस वे ऑफ लाइफ। अब ब्रिटिश जैसे जैसे अंदर आने लगे वो इनको डिस्टर्ब करे, तो फिर इन्होंने क्या किया, हथियार उठाया, उनको मारने की, ठीक है, कोशिश की थी। ये मैंने आपको चीज़ बता दी और किस तरीके से इसको ख़त्म किया गया ये बता दिया। संथाल लोगों ने इस चीज़ को ख़त्म किया। दिक्कत नहीं होगी ना इसमें चीज़, ठीक है। अब यहाँ आओ, संथाल रेबेलियन, ठीक है, संथाल हुल जिसको कहते हैं, पहाड़ी चले गए। अब उनके एरिया पे कौन जाकर बैठ गए, राजमहल हिल्स में। देख रहे हो दोनों कॉमन क्यों नज़र आ रहा है आपको, यही इसीलिए नज़र आ रहा है। इन्होंने अपने एरिया को क्या कहने लगे थे, दमन एक को कहने लगे थे, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक टैक्स हुआ करता था, अगर आपको याद हो, दमन एक हो, और इससे रिलेटेड एक वो भी हुआ करता था, आपका डिपार्टमेंट हुआ करता था, ठीक है। वो भी चलो छोड़ो, ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं जाऊँगा तो। बस ये समझो कि आपका दमन ए जो कोह है, वो रीजन है, वो आपका झारखंड और बंगाल वाला एरिया है, राजमहल हिल्स में पड़ता था। अब संथाल आ गए। संथाल ने सोचा यार अब हम, ठीक है, ये बढ़िया से रहेंगे, कोई दिक्कत सच में नहीं हुई थी संथाल को, शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे देखा यार ये कर क्या रहे हैं, इन्होंने जंगल काटना शुरू कर दिया, ठीक है, जंगल से लकड़ियाँ ले जा रहे थे, ट्रेन की पटरी बनाने शुरू कर दी। इन्होंने बोला यार क्या कर रहे हो, तुमने बोला था ज़मीन नहीं लोगे, ठीक है। फिर अंग्रेज़ों ने वो ये चीज़ बोली, हम तो तुम्हें इतना टैक्स वैक्स नहीं ले रहे, अपना जाके खेती करो ना, अरे तुम हमसे ज़मीन ले रहे तो कैसे खेती करेंगे। तो धीरे 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 उन्हें समझ आ गया कि इनका प्लान क्या था। ये शुरुआत में संथाल से पंगा नहीं लेना चाहते थे, धीरे धीरे इन्होंने पहले कब्जा किया। समझो, संथाल भी पावरफुल हुआ करते थे। इन्होंने पाइका पे कब्जा किया, पाइका लोगों को बुलाया अलग अलग, ठीक है, रेबेलियस ग्रुप को अपने तरफ लाए, है ना। इस पॉइंट पे तो काफ़ी चीज़ें कब्जा हो चुकी थी। अब बोला अब संथाल को है ना बजाने की बारी है, ठीक, संथाल लोगों का फ़ायदा अब उठाएंगे हम, ठीक। तो इन्होंने क्या किया था, देखो संथाल लोग ये समझ गए अब इनको लड़ाई की बारी थी। तो इनके 4 भाई आते हैं, मुर्मू भाई, ठीक है, वही जिसे आप जानते हो, सिद्धू, ठीक है, नवजोत सिंह नहीं, कन्हू, ठीक है, चांद, और आपका भैरव। भैरव बहुत इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। ये 4 आते हैं और ये लड़ाई लड़ते हैं आपके संथाल, जिसे ये संथाल हुल की लड़ाई कहते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ज़मींदार जो थे वो क्या करने थे, वो उन्होंने एक तो आपका ज़मीन कब्जा करने शुरू कर दी थी, ठीक है, वहाँ पर रेलवे लाइन्स बिछाना शुरू कर दिया था। ये सारी चीज़ें ये ध्यान रखना है। वहाँ के ज़मींदार से भी परेशान हो गए थे, ज़मीन की मतलब इन पर टैक्स धीरे धीरे हैवीली, पहले छोटा टैक्स धीरे 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 बढ़ाने लग गए, ठीक है, क्योंकि जो पुराने जनरेशन वाला वफादार थे, बोले तुम तो नई जनरेशन हो, तुम थोड़ी ना वफादार हो हमारे, हम तो तुम्हें पीटेंगे। अंग्रेज़ का ये था। तब इसके वजह से ये संथाल लोग क्या करते हैं, इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करते हैं। और ये 4 भाई होते हैं। याद रखना शुरुआत में जो 1 जून के टाइम पर बहुत भयानक लड़ाई होती है, लगभग 10,000, मतलब लाखों में संख्या थी इनकी, लेकिन लगभग 10,000 संथाल गैदर होते हैं, पुरुष जो थे। 1855 की बात है ये।
जून की बात है, ठीक है। तो उसमें इनकी लड़ाई होती है संताल हुल नाम से, अपने ये है किस क्या है उसको कहते हैं, बोरो एरोज, ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सेस कुल्हाड़ी हो गई अब सारी, ठीक। अब ये धीरे धीरे टेलीफोन लाइन्स ये सब चीज़ें ख़राब कर देते हैं, और इनको बाहर से आर्मी बुलानी पड़ी थी ब्रिटिशर्स को इनको दबाने के लिए, और बहुत बुरी तरीके से दबाया था। 15,000 संथाल को मार दिया गया था, ठीक है। और मतलब इनमें महिलाएं भी थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी ना, मतलब पढ़ना अगर एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा आपको ये, तो फिर वही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। आर एस शर्मा, उसका नाम मत लेना, मेरे को पसंद नहीं है वो, ठीक है। आप पढ़ लो, अगर पढ़ना है उपेंद्र सिंह पढ़ो, बेस्ट है, ठीक है भैया, मरवाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ समझ आ गई। तो अब इनको तो दबा दिया, लेकिन इन्होंने ये समझ आया कि संथाल के खून में एक चीज़ है, ये लड़ाकू बहुत होते हैं। जैसे हमने पाइका को अपने तरफ किया, डलहौजी बहुत दिमागदार था, डलहौजी से भी ज़्यादा एक डुप्ले हुआ करता था। वो उसकी कहानी बताऊंगा मैं, ठीक है। एम्पेरियल वाले में वो क्या मतलब गेम खेलता है, तो वो तो उसका हटाओ भी, ठीक है। डलहौजी ने बहुत दिमाग लगाया। पहले वाले क्या करते थे, बस सप्रेस करो सप्रेस करो, ये क्या कहता था कि नहीं साथ में लाना है, ठीक है। जैसे कि अकबर हुआ करता था, अकबर ने भी क्या किया था, राजपूतों को साथ में लाने की कोशिश की थी, जबकि दूसरे क्या थे उससे पहले थी दबाने की कोशिश की थी। इसीलिए तो अकबर ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। इसी तरीके से डलहौजी ने भी दिमाग लगाया था, और इन्होंने क्या किया था, इन्हें संथाल परगना दे दिया था 1856 में, कि नहीं आप आराम से रहो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, स्पेशल लॉज बना के देंगे, टैक्स कम लेंगे, सब चीज़ वैसी रहेगी, क्लियर रहेगा। बस जब भी लड़ाई हो हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तुम लड़ने के लिए आ जाना, क्योंकि उनको पता था कि जंगलों में अगर कोई लड़ सकते हैं यही लड़ सकते हैं। मज़ा आया। चलो, पागलपंथी, हाँ पागलपंथी, ठीक है, रिवॉल्ट। तो ये आपका 1825 से 1835, ये तो नहीं, छोड़ देना, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये मायनमन सिंह जो डिस्ट्रिक्ट है, ये न्यू नेम है तो नहीं पूछेगा आपका, बंगाल याद रख लेना, ठीक है। बंगाल के एरिया से हुआ था। कौन था ये, करमशाह, और आपका उसका बेटा था आपका टीपू शाह था, ये दोनों हुआ करते थे। अब होता पता है क्या, ये जो पागलपंथी जो थे, ये एक सेमी रिलीजियस सेक्ट हुआ करते थे, या ट्राइब भी कह सकते हो, जो कैसे हैजोंग और गारो ट्राइब्स के एरिया वाले हुआ करते थे, ठीक है। गारो जानते हो ना आप, ठीक है, अभी जो मेघालय के साइड में देखने के लिए मिलते हैं। टीपू शाह टुक अप द कॉज ऑफ लोकल पीजेंट अगेंस्ट द एक्सट्रीम, वही सारे ऑपरेसिव जो टैक्सेस हुआ करते थे उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, और फिर लड़ाई हुई थी, ठीक है। ब्रिटिश ने फिर जाके इनको सप्रेस कर दिया था, 1833 पे क्रस्ट कर दिया था, यही चीज़ें, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो मैंने ये आपको बता दिया ना कि जो हाजोंग और गारो जनजाति के जो है ना धार्मिक संप्रदाय के लोग थे, वो अबाबज नाम का एक जो कर, एक्स्ट्रा कर जो था उन पे लगा दिया था किसान पे, किसान उसको मतलब चुका नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो यही करमशाह और उसके पुत्र, ठीक है, टीपू शाह ने मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ धावा बोला था। फ़राज़ी मूवमेंट क्या था, ये आपके ईस्टर्न बंगाल में देखने को मिलता है, फ़रीदपुर में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एक ये थे आपके इसके फाउंडर हाजी सरियतुल्लाह, और उसके बेटे दादू मियाँ हुआ करते थे। ये दोनों जो थे इन्होंने ये शुरू किया था। होता पता है क्या, ये एक एक्चुअली में रिफॉर्मिस्ट हुआ करते थे, किससे, रिलीजियस प्रैक्टिस में। मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं है भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, उसमें ना काफ़ी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बोथ हिंदू और मुस्लिम, इवन सिख, जितने भी रिलीजन है वो इंडिया में जो थे उसमें काफ़ी है ना समस्याएं हुआ करती थी, चाहे इंडिया में कास्ट सिस्टम हो और भी सारी चीज़ें हैं। तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया था। तो ये आपके भक्ति और सूफी मूवमेंट के बाद है। उसी की एडवांस वर्जन इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। ऑफिशियली अब मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट हुआ करते थे, इन्होंने मूवमेंट शुरू किया था, ठीक है। ये आपका क्या इस्लामिक प्रैक्टिसेस के खिलाफ में, ठीक, ये ध्यान रखना है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, ये जो मूवमेंट्स है मतलब शुरुआत में तो इस चीज़ के लिए, लेकिन देखा कि जो एंटी लैंडलॉर्ड्स हैं, जो आपके साहूकार हो गए, ये सारे के सारे हो गए ना, ये इनसे बहुत मतलब पैसा ऐंठ रहे हैं, अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा है ना, मतलब इनसे टैक्स ले रही है, तो इनके खिलाफ अब धीरे धीरे ना गुस्सा पैदा होने लग गया। शुरुआत में तो ये खुद की रिलीजन के है ना खिलाफ उतरे थे, लेकिन धीरे धीरे लगा कि नहीं पहले अंग्रेज़ की व्यवस्था करना चाहिए। तो इन्होंने एक वर्ड दिया था, ये वर्ड बनता है कभी कभी, ऑल लैंड बिलोंग्स टू गॉड नाम का एक है ना स्लोगन कह सकते हो, ये दिया था। और फिर इसके खिलाफ है ना विद्रोह करना शुरू किया। तो सप्रेस क्या किया था, सप्रेस से पहले क्या होता है, ये करते क्या हैं, ये जितने भी इंडिगो फैक्ट्रीज़ है, क्योंकि जो बंगाल वाला एरिया था ना ईस्टर्न बंगाल, वो इंडिगो के लिए बहुत पॉपुलर था। इंडिगो जिससे कलर निकलता था, कलर किया जाता था कपड़ों में, ठीक है। तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, हम टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। इनको भी बहुत ब्रूटली, ठीक है, मारा गया था। वही सारी चीज़ें, सारी ज़मीन, ठीक है, ईश्वर की है, ये सारी मतलब स्लोगन देख लेना कौन कौन थे। दादू मियाँ, वही चीज़, दादू। वहाबी मूवमेंट, ठीक, आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं तो सुना होगा, इंडियन चैप्टर जिसे कहते हैं। 1820 से 18 मतलब इतना लंबा गया, हाँ बहुत लंबा गया था, ये वहाबी मूवमेंट है, ठीक। तो होता क्या है, ये पटना बिहार में होता है, ठीक। इसका मेन सेंटर पड़ता है। अभी सेंटर से मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखना, पटना बिहार,
आपका इसका ब्रांच बंगाल में भी देखने को मिल रहा है, बंगाल, पंजाब, बिहार तीनों में देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा कैसे? इवन नॉर्दर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भी इसका काफ़ी है ना इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिला था। होता क्या है ना कि वहाबी मूवमेंट चला था आपका सेंट्रल एशिया के तरफ में, उसकी जो लहर ना इंडिया की तरफ आई थी। कहते हैं ना कि मतलब एक चलता है ना ट्रेंड, विदेशी ट्रेंड इंडिया में आ जाता है, वही सारी चीज़ें हुई थी। जैसे कि अगर आप आगे चलोगे, खिलाफत मूवमेंट पढ़ोगे तो वही सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो यहाँ देखना ज़रा, सैयद अहमद, ठीक है, बरेलवी, और उसका टीटू मीर इन बंगाल, दो होते हैं। किससे ये इंस्पायर्ड हुआ करते थे? अब्दुल वहाब, जो वहाँ पर सेंट्रल एशिया वाले मैंने बताया। क्या था ना, इनका कहना था दर उल हरब जो है, दल उल हरब क्या होता है कि लैंड ऑफ नॉन बिलीवर्स, ठीक है, फॉरेन रूल, यानी अंग्रेज़ों ने जो कब्ज़ा कर रखा है धरती पर हमारे, ठीक है, यानी हिंदुस्तान की धरती पे जो कब्ज़ा कर रखा है उनको भगाना है, और दर उल इस्लाम को स्थापित करना है, यानी इस लैंड ऑफ इस्लाम को स्थापित करना है, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने जिहाद, ठीक है, आम एक जिहाद वॉर छेड़ दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। मतलब क्या होता है ना, जनरली जितने भी मुस्लिम्स थे उन्होंने आपस में इकट्ठा हुए और अंग्रेज़ों को निकालने के लिए एक साथ आए और इन पर हमला करना शुरू किया था। इसके साथ साथ में पता है लैंड लॉर्ड्स, जो हिंदू लैंड लॉर्ड्स है, इन्होंने भी काफ़ी इनका सपोर्ट किया था। और ये चीज़ आपसे पूछता है कि इन्होंने आपस में मिलकर क्या बनाया, तो याद रखा इन्होंने नारकेलबेरिया में, ठीक है, ये नारकेलबेरिया जो है 1831 में एक बम्बू फोर्ट बनाया था इस तरीके का। आप सर्च करना गूगल पे, आपको दिख जाएगा बम्बू फोर्ट किस तरीके से हुआ करता था, ठीक है। तो जनरली इस तरीके का एक फोर्ट बनाया था इन लोगों ने, ठीक है, लड़ाई करने के लिए। चलो समझ आए चीज़। और फिर बाद में जाके इनको ना क्या होता, मीर को मार दिया गया था 1831 में, और फिर बम्बू फोर्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और आपका सैयद अहमद जो बलवेरी है उसको भी मार दिया गया था। वो 1831 की बात है, मतलब ओवर। तो मतलब वही है कि दोनों को मार दिया गया था, ठीक है, यही चीज़ है। बम्बू फोर्ट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले में। चलो लास्ट है, ये देख लेना, ठीक। अब क्या ये सारा याद करना है? नहीं, मैंने जितना जनरली तो करवा दिया, पैका हो गया, रामोसे हो गया, कुछ साउथ के एरियाज़ में भी रेबेलियन हुए थे, जो इतना मतलब तो नहीं पूछेगा पेपर में, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर जितना मैंने करवा दिया वो काफ़ी आपके लिए एसएससी के लिए, लेकिन आप थोड़ा अगर सीडीएस या सीएपीएफ इस तरफ जाना चाहते हो तो ये तीनों ना देख लेना। डेट चलो एक पॉइंट के लिए छोड़ देना, लेकिन रिवॉल्ट और किस रीजन में हुआ था, उनके लीडर्स कौन है, ये तीनों देख कर चलना, ठीक है। ओके, अब बाकी तो ये सब चीज़ें छोड़ सकते हो। ये है मैप, मैंने मैप आपको पहले ही दिखा दिया किस तरीके से बटे हुए थे। ये 1763 की बात है, ये देखना दुर्रानी साम्राज्य, ठीक है, ध्यान रख लेना। दुर्रानी से ही आया था पानीपत की तीसरी लड़ाई। बताओ मेरे को ईयर, जनवरी का टाइम था, ठीक है, बहुत ठंड थी उस टाइम पे, तब लड़ाई हुई थी वो। ओके, पता है, देखो यहाँ मुग़ल कितने में सिमटे हुए, कितने ख़त्म थे इस टाइम पे, और इस पॉइंट पे देखो मराठास कैसे फैले हुए थे, और इससे भी ज़्यादा फैले हुए थे जब है ना बाजीराव टू था, तो उस टाइम पे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा फैले हुए थे बाजीराव के टाइम पे। उनका मौका था अच्छा खासा साम्राज्य स्थापित करने का, लेकिन आपस की लड़ाई बहुत थी इनकी। भोसले कुछ और कहता था, ठीक है, आपका पेशवा कुछ और कहता था, अच्छा ये थे आपके कौन थे, गायकवाड़ थे, कुछ और कहता था। इनका आपस में नहीं बनती थी। ये नवाब ऑफ बंगाल, इन्होंने बहुत अच्छे से इसमें मतलब कब्ज़ा काफ़ी लंबे टाइम तक किया था, क्योंकि इनका व्यापार बहुत अच्छा था। धीरे धीरे जब इन पर व्यापार रोक दिया था ना, इनका पानी बंद कर दिया था, फिर ये तड़पने लगे थे। मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां, इनके टाइम से इनकी दिक्कत शुरू हुई थी। फिर उसके बाद आते हैं आपके ये सिराजुद्दौला, ये सारी चीज़ें आपस में लड़ाई होती है, डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है, जब हम प्लासी वलासी पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्लीट हो गया नहीं? ओके, अब आते हैं हम चैप्टर 3, फैनिंग द फ्लेम्स। तो कैसे जली आग दिल में, तो आग तो पहले से लगी हुई थी, तो बस उसमें क्या घी डालने का काम हुआ था। इस चैप्टर नंबर 3 में उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखो जितने भी रिवेलेंस हुए थे उसको नोटिस करना, इंडिविजुअल था, है ना, एक कम्युनिटी कर रही थी। अब ज़रूरत थी एक साथ आने की, तो इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत है ना सैनिकों ने किया, और सबसे ज़रूरत अगर किसी की थी वो तो सैनिकों की ही थी। आप ट्राइब से लड़के नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, आपको जंगल वॉरफेयर का आइडिया होगा, लेकिन जो रियलिटी है उसमें आपको चाहिए, आपको आर्मी चाहिए, उसकी सपोर्ट चाहिए, तो उनका सपोर्ट बना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनमें भी गुस्सा पहले से घूम रहा था। कैसे घूम रहा था याद करो, कि उनको 7 रुपये दिया जाता था, बगल वाले को सेम काम के लिए 21 रुपये दिया जाता था सैनिकों को, है ना, सिपाही जिससे की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद उनको नाइगर्स कह के बुलाया जाता, उनको सूबेदार से ऊपर, है ना, मतलब पोस्ट नहीं मिलती थी। मैंने बताया था ना ह्यूमिलेशंस वाली चीज़ों में किस तरीके से अपमान किया जाता था सिपाहियों का। उसके बाद क्या था वो चीज़ तो अब क्लियर हो गई होगी। साथ में एक चीज़ हुई, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। इस टेबल में देखो, ये इंपॉर्टेंट है वैसे कह रहा हूँ ना, मतलब देख लेना एक बार, है ना, कोई आइडिया लग जाएगा कि है ना, कुछ छूटेगा नहीं। 1824 में बैरकपुर
म्यूटिनी होता है। ये कब होता है? 1824 में होता है। इंपॉर्टेंट है। 47th नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। क्या बोलते हैं इन्होंने, मैंने बताया था ना, पानी को ये काला पानी कहते थे, क्योंकि अगर उसको पार कर गए, उस काले काले समंदर को पार कर गए तो तुम्हारी जात चली जाएगी। और यही चीज़ के लिए वो विरोध कर रहे थे कि नहीं, हम पार नहीं करेंगे, हम नहीं पार करेंगे। तो ये रिफ्यूज़ कर दिया था इन्होंने। 47 इन्फेंट्री जो दिख रही है, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था बैरकपुर वाले ने कि हम पानी पार नहीं करेंगे। बर्मा जाना था इन लोगों को, तो अंग्रेज़ों ने इन्हें बर्खास्त कर दिया। तब जाके फिर इन्होंने रिबेलियन किया था उस टाइम पे, लेकिन बहुत कुचल दिया था रिबेलियन को। ठीक, तो वो रिबेलियन अभी भी इनके माइंड में था। ठीक है, और इनको ये भी चीज़ था कि इस तरीके से धर्म लिया जा रहा है। अब आग लगती है यहाँ पर। ठीक है, द इमीडिएट कैटलिस्ट। चलो अब देखो क्या रीज़न होता है। ग्रीस वाला, ठीक है, कार्ट्रिजेस और बोन डस्ट के र्यूमर्स क्या थे ये समझो। ऐसे ना एक बंदूक होती थी, पुराने वाले बंदूक को कहते थे ओल्ड ब्राउन बेस मस्केट। ठीक है, ये याद रखना। इसको रिप्लेस करके ये लाया गया था रॉयल इनफील्ड पैटर्न। ठीक है, हाँ वही गाड़ी, तो वो लाया गया था रॉयल इनफील्ड वाला। इस तरीके से एक वो लाया गया था, एक है ना बंदूक लाई गई थी। इसमें था क्या, इस पुराने वाला बंदूक नए वाले बंदूक में ज़्यादा अंतर नहीं था। जब पुराने वाले में क्या था ना, पुराने वाले में ये था कि मान लो इस तरीके का बंदूक है, इसमें पहले डालना पड़ता था बारूद, बारूद डाला, ठीक है, अब उसमें डालना पड़ता था बुलेट। सोच समझ के सिखाया जाता था कितना बारूद डालना है, सेम क्वांटिटी होगी तभी वो फायर हो पाएगा। फिर एक ऐसे होता था, इस तरीके से मूवी में देखा है तुम लोगों ने कभी, इस तरीके से ऐसे होता था, रॉड टाइप का होता था पतला सा, इसमें डाल के ऐसे ऐसे डाल डाल के ऊपर नीचे किया जाता था, मिलाया जाता था। फिर जाके एक गोली, मतलब 5 मिनट आप मान के चलो गोली कसने में, फिर फायर करने में लगती थी। तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब इस तरीके से अंग्रेज़ों को लगा, फिर कैसे लड़ाई लड़ेंगे, है ना, एक एक गोली चलाने में इतना टाइम जब लग रहा है। तो ये लोग लाते हैं इनफील्ड पैटर्न वाला, है ना, 1853 में लाते हैं। ये क्या करते हैं, इस तरीके की जो बंदूक होती है, सेम बंदूक है, कोई अंतर नहीं है उसमें, बस क्या होता है ना, कार्ट्रिज का यूज़ करने के लगते हैं। मतलब बंदूक में थोड़ा है ना वैसे पैटर्न चेंज रहता है, लेकिन कार्ट्रिजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का एक होता था, है ना, गोला होता था, गोल मतलब ऐसे बक्सा कह सकते हो, है ना, ऐसा। हाँ, अब इसके मुंह को ना ऐसे बंद किया गया था ऐसे कपड़े से। ठीक है, कपड़े से। ठीक, अब ध्यान से समझो, इसके अंदर क्या था पहले से ही, मैंने अभी क्या बोला, बंदूक के बारे में बोला ना, बंदूक होता था उसमें क्या बारूद भरते थे, तो पहले से ही एक आपकी गोली और बारूद दोनों मिलाकर सेम मात्रा में कितनी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ना, ऐसे लेयर्स होते थे, उसमें लेयर्स होते थे। अब इसमें ना रख देते थे इतनी मात्रा इतनी मात्रा, बस उसको क्या करना पड़ता था, डाल देना पड़ता था। अब उसके ये मारने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बोला ना वो अंदर जो घुसाते थे, ठीक है, वो रॉड घुसा के ऐसे फिट करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसमें वो डालो, ठीक है, और फायर करो। तो कितना टाइम बचेगा, जहाँ 5 मिनट वहाँ पर 1 मिनट लगता था, तो बहुत टाइम बचने लग रहा था। इसीलिए ये कार्ट्रिजेस। अब दिक्कत पता है क्या थी इसमें दिक्कत नहीं थी, इसमें दिक्कत ये थी कि ये जो बनाया गया था, इसको सेव करने के लिए, बारूद को लंबे टाइम तक सेफ रखने के लिए, ठीक, हमें हमेशा थोड़ी ना लड़ाई होती थी। इस तरीके से देखो बना देता हूँ उनको, ठीक है, मान लो इस तरीके का कुछ होता था। अब ये जो कपड़ा आगे पीछे से बांधा जाता था, आगे मतलब अंदर से तो कपड़ा हुआ करता था, ये कपड़ा नहीं होता था, इस तरीके की चर्बी हुआ करती थी, इस तरीके से फैट, और ये होता था आपका। अब इसको निकालने के लिए, इस चर्बी को निकालने के लिए यहाँ से दांत से काटना पड़ता था। ठीक है, चर्बी वाला जो होता था ना, क्या कहते हैं उसको, लेदर होता था, उसको काटना पड़ता था, फिर ये खुलता था। ठीक, तो यहाँ भी चर्बी, यहाँ भी चर्बी, एक तो दांत से काटना है, तो इसको लेकर किसी चर्बी से, गाय और सूअरों की चर्बी से बनी हुई थी। तो किसका धर्म आहत होगा, हिंदुओं का भी धर्म आहत होगा और मुस्लिम का भी धर्म आहत होगा। इतना तो क्लियर है ना तुम लोगों को क्या चीज़ हुई थी। अब इस इंसिडेंट के बाद में मैंने बता दिया किस चीज़ होता था। एक और चीज़ बात फैल गई, ठीक है, अफवाह कहो या क्या कहो, ये बात फैल गई थी। क्या फैली थी कि कानपुर और डमडम वाले एरियाज़ में जो ये है, गाय है, सूअर है, किसी भी एनिमल की बोन की पिसी हुई हड्डी किस में, आटे में डाल के बेच रहे हैं। ठीक है, अब इसे जनता ने आटा लेने, मर जाएंगे लेकिन आटा नहीं खाएंगे, ठीक है, मिट्टी खा के रह लेंगे, मर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अब आवाज़ उठने लग गई। अब वहाँ के व्यापारियों, जो व्यापारी थे, दोस्त, काफ़ी ऐसे व्यापारी देखने के लिए मिलेंगे जो है ना दोस्त हुआ करते थे अंग्रेजों के, उसके तो होश उड़ गए। अब तो यार इकोनॉमिकल लॉस होने लगा है, और ये है ना तो ये विरोध कर रहे हैं सारे के सारे, सिपाही के में भी अब जबान आ गई थी। अब नहीं, अब बहुत हो गया इन लोगों का। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं, याद रखना कि चर्बीदार कारतूस वाली जो घटना जिसे कहते हैं, कार्टेज वाली, अब इसमें हड्डियों का चूरा वाला, समझा ना, हड्डी चूरा वाला क्या हुआ करता है, कहाँ हुआ था, कानपुर वाले में एरिया में हुआ करता था। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कारतूस वाली घटना क्या थी, और इनफील्ड ही कहते हैं, ठीक है, राइफल इनफील्ड वाली। अब होता क्या है कि 26 फरवरी 1857 को, ठीक, फर्स्ट ओपन रिफ्यूज़ल देखने को मिलता है यहाँ, कहाँ पर, बहरमपुर में। ठीक है, हो ये 19th, मैंने आपको 47th इन्फेंट्री के बारे में बताया था, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री। अब ये है आपकी 19th इन्फेंट्री के बारे में। ठीक, अगर कहीं लिखना है ऐसे ऐसे लिख लिया करो कि कौन सी इन्फेंट्री ने क्या किया। ठीक, ओके। अब कमाल की बात बताए तुम्हें, कभी किसी ने KBC देखा है ना, तो भाई
इन्फेंट्री से मुझे याद आ रहा है अराउंड 1 करोड़ या 7 करोड़ वाला क्वेश्चन बना था, ठीक है। वो था आपका 47th या 49th इन्फेंट्री से रिलेटेड हुआ करता था, है ना। 3-4 साल पहले मैंने वो देखा था शो, मतलब आ रहा था एपिसोड, तो मुझे अभी ध्यान आ गया। तो सोच रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला जो जानना चाहते हैं। फर्स्ट ओपन रिफ्यूज़ल एट आ बहरमपुर, तो ये आपका 19th नेटिव इन्फेंट्री। तो इन्होंने क्या किया था, ये बंगाल का एरिया पड़ता है, ठीक है। वो फर्स्ट रेजिमेंट जिन्होंने पूरी तरीके से बोल दिया हम ये कार्ट्रिज का यूज़ नहीं करेंगे, इस कारतूस वाले बंदूक का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं काट रहे हम दांत से, तुम सुअर मिला कर दोगे, सुअर कहीं के, ठीक। तो ये चीज़ बोल दी। अब ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ गया, तो पूरे के पूरे रेजिमेंट को इन्होंने निकाल दिया, चला जाए यहाँ से, ठीक है, तुम लोग कोई काम के नहीं हो। तो ये यहाँ तक बात नहीं अब नहीं बनी, ठीक है। तो यहाँ पर एक मंगल पांडे हुआ करते थे, ठीक है। ये बात कब की मैंने बोली, ये है आपकी 26 फरवरी की, ठीक है। तो मार्च लगभग 1 महीने बाद क्या होता है, मंगल पांडे देख रहे हैं, काफ़ी उन्होंने समझाने की कोशिश की अपने, है ना, साथियों को कि इन सब का साथ छोड़ देते हैं ना, मतलब ये लोग गलत कर रहे हैं, ठीक। इनको निकाल दिया तो क्या हम भी निकल जाएंगे, सब भी ऐसे निकल जाएंगे, कोई कमा लेंगे, खेती कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इनका ये ना सुअर और गाय की मीट नहीं, मतलब है ना, बने हुए चर्बी की चीज़ें नहीं खाएंगे या दांत से नहीं काटेंगे, इनकी गुलामी नहीं करेंगे। तो मंगल पांडे जो थे इनके, ये याद रखना, बैरकपुर बंगाल, ये बैरकपुर वही एरिया जो मैं 6 बजे का अलार्म, सच में, ओके। अब तो बैरकपुर जो बंगाल में था, 29 साल के हुआ करते थे मंगल पांडे, ठीक है। तो मंगल पांडे तभी 29 साल के हुआ करते थे, और कौन से इन्फेंट्री के थे, ये आपके 34th बंगाल इन्फेंट्री के हुआ करते थे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ लिख लेना कहीं से इन्फेंट्रीज कौन कौन सी थी, ठीक है, ओके। अब इन्होंने क्या किया, देखा कि यार इतने इसके साथ ही दे ही नहीं रहे हैं, साथ दे ही नहीं रहे, तो इन्होंने गुस्से में आया और ठोक दिया, ठीक है। लेफ्टिनेंट बॉक को ठोक दिया इन्होंने, गोली मारी। तो सबसे पहला शॉट करने वाला, शॉट मतलब बंदूक चलाने वाला रेबेलियन किसे कहा जाता है, ठीक है, सिपाही में से, तो ये मंगल पांडे का था। इन पर मूवी है अगर आपने देखा होगा, जिसके वजह से इन्हें फांसी दे दी गई थी, कब, 8 अप्रैल 1857 को। समझ आ गया चीज़, 29 मार्च को इन्होंने ये चीज़ की थी, ठीक। ये चीज़ पहली अवेलना क्लियर होगी 26 फरवरी को, जब उन्होंने मना कर दिया था कि 19 इन्फेंट्री ने हम नहीं करेंगे, इनके रेजिमेंट को ही पूरा निकाल दिया था, ठीक। उसके बाद क्या किया था, उसका जो पहली हिंसक घटना जो हुई थी बैरकपुर में, मंगल पांडे बंगाल के साइड में जो करवाया था, ठीक है। 34th इन्फेंट्री से हुआ करते थे, जिनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो गई थी। द ब्रेकिंग पॉइंट एट मेरठ में, ठीक है ना, कहते हैं ना कि सभी चीज़ का गड़ा भरता है, वही चीज़ हुई। 24 अप्रैल की बात थी। 90 में से 85 जो सिपाही है, जो 3rd बंगाल लाइट कैवलरी के घुड़सवार की जो टीम होती है ना, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं यूज़ करेंगे इस कैटरेज को, ठीक है। तो ये मतलब वही है ना, चर्बी है, सुअर है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करूँगा, ठीक, ये चीज़। तो क्या होता है 9 मई को, ठीक, मतलब इन पे ट्रायल चलता है, इन बीच में ट्रायल चलता है, और ये डिसीजन लिया था कि 85 सिपाही को 10 साल के लिए मतलब जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक। उन्होंने बस मना किया है, आप उसको जैसे पहले हटाया गया था यहाँ पर, ठीक है, मतलब जैसे मैंने बताया ना फर्स्ट रिफ्यूज़ल जो हुआ था बहरमपुर में, उसी तरीके से हटा सकते थे। लेकिन इन सुअरों ने क्या किया, क्या इनको 10 साल की सज़ा दे दी, ठीक। अब ये था एक ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर ना गुस्सा फैल गया सब में कि हम भी मना करोगे तो तुम भी हटाओगे, अब नहीं छोड़ेंगे। तो ये था ओपन रिवॉल्ट, यहाँ से बिगन होता है, यहाँ से अपना रिवॉल्ट शुरू हो जाएगा 10 मई 1857, याद रखना ये ऑफिशियल डेट कहलाता है। जो 85 थे जिनको जेल हो रही थी, ठीक है, उनके साथियों ने उन्हें छुड़ाया, ठीक है, और जितने कैदी थे 1200 कैदी को आज़ाद कर दिया, और पकड़ के मारा सारे ऑफिसर्स को, जहाँ भी वहाँ पे मतलब जितने भी ऑफिसर्स थे उनको जान से मार दिया, उनके हथियार लूट लिए और चल पड़े। कहाँ चलो, चलो दिल्ली, कहाँ, मारो फिर ठीक है, मारो फिरंगी को, तो ये नारा दिया था उस टाइम पे, और चलो दिल्ली, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो ख़त्म करें फिर अपने रिवॉल्ट को, ओके चलो। किस में ज़्यादा मज़ा आता है, हमारे हिस्ट्री क्लासेस में, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, बताना ज़रा किसी दिन। ओके चलो, द मार्च टू दिल्ली होता क्या है, 10 मई को बता दिया शुरू हो गया आपका रिवॉल्ट। अब 11 मई को पहुंचते हैं ये यमुना पार करके, है ना, पकड़ के मारते हैं सारे अंग्रेज़ों को, और रेड फोर्ट पे, है ना, ऐसे घेराबंदी करके कब्ज़ा कर लेते हैं। हथियार था ही सभी के पास में। अंदर जाते हैं, मिलते हैं ये 81 साल के, ये दादा तो जो ये बहादुर शाह जफ़र टू, ठीक। तो इनको बोलते हैं कि आप नेतृत्व करो, ठीक है, इस रिवॉल्ट का। अच्छा, इसी को ही क्यों चुना, ठीक है, अब ये जाऊँगा तो यार ये आप में पूछेगा नहीं, ठीक है, ये जनरली फिर ज़्यादा डीप हो जाएगा कि इसी को क्यों चुना, क्या ये ऑर्गेनाइज था, नहीं था, वो सब ज़्यादा डीप हो जाएगा। बस ये समझो कि इसको चुनने का रीज़न ये है ना, कि अगर मैं थोड़ा डायरेक्ट बोलूँ, इसके कनेक्शन ज़्यादा थे, ठीक है।
इसके कनेक्शन ज़्यादा थे, उम्र हो गई थी और मुग़ल सल्तनत का अपना एक परचम था। हर कोई ना ये समझता था कि हाँ है ना, कोई ऐसे ही लॉयल इंसान के, लॉयल कहोगे या जो ऐसे जो बहुत लंबे समय से जिसकी राज्य स्टैब्लिश हो उसी पे लोग भरोसा करेंगे, नए पे जल्दी से कोई भरोसा करना नहीं चाहता। इसीलिए देखो बड़े बड़े थे ऐसे ऐसे, ये नीचे दिख रहे हैं कोई ऐसे ऐसे राजा थे, लेकिन इनकी बात सुनेगा नहीं कोई जल्दी से। और ये एक रीज़न था कि बहादुर शाह ज़फ़र को चुना गया था। ठीक, तो बहादुर शाह ज़फ़र को क्या अनाउंस कर दिया गया? पहले इसने बोला मैं नहीं करूँगा, फिर बोला कि चलो ठीक है ना, इसको बोला कि हम आपको बनाएंगे शहनशाह हिंदुस्तान। ठीक है, अब इसमें ये चलो ठीक है वो अलग चीज़ है, लेकिन इसका जनरल जो ये बकत खान था वो बहुत पावरफुल था। ठीक है, बहुत पावरफुल था ये, इसने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी ना, मज़ा आ गया था वो पढ़ के। ठीक, तो यहाँ देखो, तो नेशनल वाइड जो स्प्रेड, अब यहाँ देखो जनता गुस्सा थी, जुड़ गए संथाल वाले, चाहे हो कोई भी हो, आपस में जितने भी ट्राइब्स थे वो जुड़ गए, आपके जो बिजनेसमैन थे वो सारे जुड़ गए। मैंने सारे रीज़न इसीलिए पहले दे दिए थे, आपके जो वुमेन्स थी वो जुड़ गई, तो सारे जुड़ने लग गए थे 1857 में। और ये बात कहाँ की हो रही है? ये अपर इंडिया की बात हो रही है, साउथ में ज़्यादा फैला नहीं था ये चीज़। ठीक, वहाँ पर ये सारे इकट्ठा होने लग गए। ठीक, और ये चीज़ गलती थी, साउथ को इन्होंने टारगेट करना था लेकिन किया नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है वहाँ पर रिवॉल्ट नहीं हो रहा था, वहाँ भी हो रहा था, लेकिन कम्युनिकेशन गैप की वजह से और दूरी होने की वजह से ये लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पाए ना, समझा नहीं पाए अपने बात को, चीज़ें ही इतनी जल्दी हुई। ठीक है, 10 मई को शुरुआत हुआ, 11 मई पे कब्जा किया, 12 मई से लड़ाई शुरू, तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई थी। आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको अब समझ आया कि जो हुआ था सहायक संधि हो या आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, ठीक है, इन दोनों की वजह से ये सब की छिन गई थी ना, अपनी जो ताज था, किसी की पेंशन छिन गई, किसी का कुछ छिन गया, तो ये सब भी आपस में आ गए। ठीक है, अपने लोगों को समझाया, इन्होंने हमारी आर्मी छीनी, हम नई आर्मी बनाएंगे। ठीक है, इनके लोग बात सुनते थे क्योंकि राजा थे, तो सारे एक साथ इकट्ठा हुए। जैसे कि कानपुर को कौन लीड कर रहा था? तो कानपुर को ये नाना साहेब लीड कर रहे थे, जो कि पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे। ठीक है, और इनके तात्या टोपे इनके साथ में थे, ये ध्यान रखना है। लखनऊ में एक एक लोग याद रखना है। ठीक है, लखनऊ में कौन थी? लखनऊ या अवध का एरिया जो था तुम्हारा, ये बेगम हज़रत महल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इनके बेटे बिरजिस कादिर मैंने आपको बता दिया था, ये थे ये आपस में। और झांसी की रानी जो थी हमारी मणिकर्णिका जी, तो वो कहाँ से लीड कर रही थी? झांसी ग्वालियर वाले साइड में अपने, ठीक है, दामोदर राव बच्चे के साथ में। ठीक है, और बिहार से, ठीक है, ये जगदीशपुर वाला स्पेशल एरिया, मोस्ट ऑफ द बिहार एरिया में ना उन्होंने लीड किया था। 80 साल के जो थे अपने कुंवर सिंह, ये लीड कर रहे थे। इनसे याद है ना क्या छीन लिया था? इनको तो रीज़न भी नहीं दिया था, सीधा ही है ना, बूढ़े हो गए और राज छोड़ दो, ये याद आ रहा है? मैंने बता पहले इसीलिए सारी चीज़ क्लियर कर दी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर झांसी रानी की भी मैंने आपको बता दिया था, इनके बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इनका भी बता दिया था, इनके पति को भगा दिया था, है ना। और फिर बोला था कि अब आपके बेटे है ना, मतलब आपके बेटे को राज हम नहीं देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका मतलब आपका बेटा बहुत छोटा है, आप लोग शासन कर नहीं पाओगे, जनता को नुकसान होगा, तो अब हटो यहाँ से। तो ये चीज़ याद आ रही है धीरे धीरे। तो कुंवर सिंह का भी मैंने आपको ये चीज़ बता दिया था। ठीक है, बरेली लेड बाय द खान बहादुर खान, ठीक, ये। और आपका फैज़ाबाद में ये मौलवी अहमदुल्ला, और आपका बैरुत में कौन था? शाहमल थे। ठीक, यूपी वाले साइड में पड़ता है जो। ये लीडर्स याद होने चाहिए किसने क्या क्या किया था। ठीक है, क्लाइमैक्स पे आ चुके हैं, तो इसमें बस यही है कि आपको सेंटर्स पता होने चाहिए, कहाँ क्या लड़ाई हुई है, ये सारी चीज़ें। जैसे कि दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र और बगत खान थे, और ये निकलसन याद कर लेना, ये निकलसन को मार दिया गया था। 2 लड़ाइयाँ हुई थी, नजफगढ़ की और एक आपकी कश्मीरी गेट की जो है ना खूनी लड़ाई थी, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो वहाँ पर ये लड़ाई हुई थी, इसमें ये निकलसन मारा गया था, इसको आगे कंटिन्यू विल्सन ने कंप्लीट किया था। और जो रेड वाला देखना है, जैसे रंगून भेज दिया गया था, इससे पहले इसके बेटे को मार दिया गया था दिल्ली गेट पे। ठीक है, जो हेडसन ने मार दिया था। 4 महीने तो सीज़ रही थी दिल्ली पूरी तरीके से। ठीक है, लाल किले को पूरा सीज़ कर लिया गया था। कानपुर याद कर लेना, नाना साहिब और तात्या टोपे मैंने आपको बता दिया था। ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली इसी को श्रेय दिया जाता है रिवॉल्ट को दबाने का, कॉलिन चैम्बल जो है। ठीक है, और याद रखना इसमें 2 मैसेक्योर हुए थे इस टाइम पे। कौन से? एक है आपका सती चौरा घाट और एक है आपका बीबी घर मैसेक्योर। ठीक है, बीबी घर का मैसेक्योर। ठीक है, लखनऊ में बेगम हज़रत महल। ठीक है, बेगम हज़रत महल मैंने आपको बता दिया। मौलवी अहमद शाह, इसको भी अलग ही रखना। ठीक है, इन्होंने बहुत कमाल का खेला था, मैं भी आऊँगा उस चीज़ पे। कॉलिन ने ही इनको सप्रेस किया था, बाद में जाके इनको नेपाल जाना पड़ा था, ये थोड़ा ध्यान रख लें। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद आपका झांसी की जो रानी थी हमारी मणिकर्णिका जी, तो इसकी लड़ाई रोज़ से होती है, और लास्ट इनकी जो मतलब आखिरी सांसें लेती है, कहाँ लेती हैं? ये कोटा की शेराई में लड़ाई होती है। ये 1858 जून में होती है चीज़, जहाँ पे मृत्यु होती है। होता पता है क्या? 2 बार हुआ था। ये एक तो घेर लिया था इनको, पता है, मतलब जो इनका फोर्ट था उनको घेर लिया था, और वहाँ पर उन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी, नीचे उतर के ग्वालियर वाले जो फील्ड थी उसमें लड़ाई लड़ी थी। ठीक, ग्वालियर फोर्ट के बाहर में।
अब वो उस लड़ाई में काफ़ी घायल हो गई थी। उस टाइम पे मेरे को जितना ध्यान आ रहा है उनके पास उनका बच्चा भी था, तो वही चीज़ जनरली फेमस भी होती है वो वाला जो है ना फ़ोटो। अब उनमें काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी, काफ़ी घायल हो गई थी, लेकिन उनका जो घोड़ा था बादल था खुद घायल होकर उनको ना वापस लाया था वापस, ठीक है, वहाँ से दूर ले गया था, एस्केप करने में मदद किया था। ये चीज़ ध्यान रखना। और फिर जाके क्या होता है ना, एक नदी आ रही है, नदी कौन सी थी भूल रहा हूँ मैं, ठीक है। उस किनारे क्या होता है, एक कायर ब्रिटिशर्स आता है, ठीक है, जब ये घोड़े पे थी उस टाइम पे, तो उनको ना पीछे गर्दन पे वार करता है उनके, ठीक है, इस तरीके से। तो गर्दन पे वार करने पे वो बहुत घायल हो गई थी, फिर भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी वापस वो मैदान में। फिर किनको, ताते टोपे को बच्चा देकर मैदान में लड़ने के लिए गई थी, ठीक है। और वो चीज़ था इनका कि मैं मर जाऊँगी लेकिन अपने जो है ना बॉडी को अंग्रेज़ों को हाथ लगाने नहीं दूँगी। तो उनकी जब मृत्यु हुई थी ना, तो अंग्रेज़ ढूंढ भी नहीं पाए थे वो कहाँ गई, ये चीज़ थी। बिहार का जगदीशपुर, उसके बाद आपका कुंवर सिंह, ये आपका विलियम जो टेलर था ना, इसने सप्रेस किया था। कुंवर सिंह वही है जो 80 साल का था, इसमें दिमाग लगाया था। देखो आरा की जो लड़ाई हुई थी ना, ये बहुत दिमाग लगाया था इन्होंने उसको, मतलब आरा की लड़ाई में इन्होंने जीता भी था उस चीज़ में। अब बाद में क्या हुआ था, जो गंगा पे जो पार करना था तो ये फंस गए थे, गंगा नदी। जनरली ये प्लान ही इस तरीके से अंग्रेज़ करते थे, कैसे करके इनको नदी के किनारे लाओ और चारों तरफ से घेर के मारो, क्योंकि नदी पार करना आसान बात होता नहीं है, आपको पता ही है चीज़। बरेली का ये खान बहादुर खान हुआ करता था, इसे भी कॉलिन ने ना मतलब सप्रेस किया था, ये देख लेना। ओके, इलाहाबाद और बनारस वाला रीजन में एक रोड हुआ करता था, GTB, हाँ सॉरी GT आपका रोड होता था, ग्रैंड ट्रंक रोड हुआ करता था। ये बहुत पॉपुलर था क्योंकि यहीं से जनरली आवाजाही हुआ करती थी, एक बहुत बड़े चैनल को कनेक्ट करता था जो बाकी है ना आर्मी के बैरक्स से। तो इसको बंद करने की पूरी कोशिश थी, बंद करके मारना था अंग्रेज को, लेकिन है ना इनकी भी बाद में आवाजाही पूरी बंद हो गई थी, आने जाने की है ना सपोर्ट बंद हो गया था। अच्छी लड़ाई इन्होंने भी वो लड़ी थी। और फैज़ाबाद की लड़ाई सबसे कमाल में से मानी जाती है, जिसमें मौलवी अहमदुल्ला शाह जो हुआ करते थे, जो अभी मैंने बताया ना, इधर से कट कर लेना, इधर रख लेना, इनको भी कॉलिन ही मारता है, ठीक है। अब इसमें इनको क्या कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ द रेबेलियन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ही मतलब देर तक लड़ाई लड़ी थी। 50,000 का इन पर सोचो इनाम हुआ करता था, ठीक है, 50,000 का इन पर इनाम हुआ करता था। और क्या था, किल्ड बाय राजा ऑफ पवान, क्या मतलब कि इनको मारा ही था गद्दारी की तरफ से, ठीक है, राजा पवान जो थे उन्होंने इनको मरवाया था। ओके, बैटल ऑफ चिनक 30 जून 1857। देखो ये एक ऐसी लड़ाई है जिसने आगे चल के क्रांतिकारियों में ना जोश डाला कि हम भी जीत सकते हैं। अंग्रेज़ काफ़ी थे, उनको हराना काफ़ी बहुत मुश्किल था उसमें, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अकेले और मतलब है ना इंडियन रेबल्स के साथ मिल के अंग्रेज़ों को पीटा था, ठीक है, जब सभी हार मान चुके थे। इस पॉइंट पे ना 20 जून तक ना सभी ने हथियार डाल दिया था हर जगह से, लेकिन लड़ रहा था अहमदुल्ला शाह, अकेला लड़ रहा था उस पॉइंट पे, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। हेनरी लॉरेंस जो है ना, ये दिख रहा है आपको, इनका कमिश्नर हुआ करता था अवध का, ये मतलब जो इनका सबसे पावरफुल कमांडर इसने भेजा था लड़ने के लिए। और एक बहुत डिसाइसिव इंडियन विक्ट्री हुई थी, ये विक्ट्री आज भी याद की जाती है। इसी को लेकर कभी आगे चल की जो लड़ाई हुई थी ना, इसकी बात की जाती है। ब्रिटिश फोर्सेज जो हुई थी वो बहुत बुरी तरीके से आ रही थी, सारे मारे गए थे इनके। और ये इसका जो था ना, इसका जो बहुत बड़ा कमांडर आया हुआ था, ठीक है, विदेश से बुलाया था इसको, तो इसको वहीं पकड़ के पीटा था, ठीक है, मार दिया था इसको, ठीक। ये चीज़ क्लियर हुई। बैटल ऑफ चिनक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी हिंदी में। चलो, ये है आपके रिवॉल्ट कहाँ हुए थे, देखना साउथ में आपको बहुत ही रेयर मिलेगा, आपको रिवॉल्ट यहीं देखने के लिए मिलेगा। और रेड वाला एरिया आपका प्रॉपर जहाँ पर बड़ी बड़ी रिवॉल्ट्स होते हैं, बाकी आपके छोटे छोटे रिवॉल्ट देखने को मिलेगा। दिल्ली की रेड कर देना। मेन रीजंस फॉर फेलियर, ठीक है, सबसे पहले लिमिटेड एरिया। देखो तभी ना कम्युनिकेशन का गैप था ना, जो रेलवे था 1853 में आया, 4 ही साल हुए थे, तो 4 साल में वो केवल वो मालगाड़ी का यूज़ करते थे जनरली, वो पैसेंजर ट्रेन था नहीं। तो बहुत ही ना रेयर था रेलवे का यूज़ कर पाना इतने दूर दूर, तभी तो कार वार कुछ था नहीं, गाड़ी वाड़ी थी नहीं, ठीक है। बैलगाड़ी से कितना दूर जाओगे। 10 तारीख को शुरू हुआ, 11 तारीख को, मतलब 11 और 12 तारीख को तो आपका रिवॉल्ट शुरू हो गया था पूरी तरीके से, खूना खानी शुरू हो गई थी। तो इस पॉइंट पर कहाँ से बुला के लाओगे। ऐसा नहीं था कि साउथ वाले मदद नहीं करना चाहते थे, नॉर्थ ईस्ट वाले, वेस्ट वाले, हर कोई भरा हुआ था, लेकिन उनके पास वो चीज़ पहुँच ही नहीं पाई। अगर यही चीज़ थोड़े और सिस्टमेटिक तरीके से होता तो सारे लोग इकट्ठा हो पाते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए नॉर्थ वालों ने सपोर्ट दिया था इसमें, ठीक है। साउथ ये इस तरीके, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, इधर से सपोर्ट नहीं आया था। लॉयल रूलर्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अभी जो प्रोटेस्ट हुआ इसमें आपने देख लिया ना कि लोगों को पता है कि चीज़ 20 बच्चों ने आज अगर आप ये बात रखोगे ना, जो 20 बच्चे ने आत्महत्या किया नीट के, उनका क्या होगे। बच्चे तो मरते रहते हैं, लेकिन आप देश के खिलाफ कैसे जा सकते हो। देश के खिलाफ कौन जा रहा है, स्टूडेंट अपनी बस अपने आवाज़ उठा रहे थे, ठीक है। मेरा एक दोस्त कह रहा है इनके तो जलियांवाला बाग 2 कर देना चाहिए था इन लोगों के साथ, तो है ना, इनको तो मतलब काट के फेंक देना चाहिए था, मार देना चाहिए था। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जबकि वो मन कर रहा मारूं पकड़ के उसको, लेकिन है बेस्ट फ्रेंड, क्या कर सकते हैं, ठीक है।
तो वही सारी चीज़ें हैं ना कि आपका जो चीज़ें यही होती हैं, जब भी प्रोटेस्ट हो गया या आपका रिवॉल्ट हो गया तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि आपका ही मतलब कोई ना घर का भेदी ना हो। तो वहाँ पर घर का भेदी थे, जितने भी आपके ये थे ना साहूकार हुआ करते थे, जो कुछ अमीर लोग हुआ करते थे, उन्होंने जाकर खास करके पढ़े लिखे लोग ये ब्रिटिश के सपोर्ट में थे। पढ़े लिखे लोगों ने पता है मतलब उनको उनको यही तो हुआ था। समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जोड़ो इस चीज़ को। जब ब्रिटिश मिशनरीज वाला 1813 का एक्ट आया था, मैंने बताया था कि पढ़ाओ, याद आ रहा है कुछ चीज़? 1813 1833 क्या बोला था? ठीक है, आपका ये आया था एजुकेशनल डिस्पैच, मैंने आपको पढ़ाया था, जिसके थ्रू ये बोला था कि अमीर लोगों को पढ़ाओ ब्रिटिश एजुकेशन, बताओ उनको ब्रिटिश कितने अच्छे हैं, और ये आगे चल के गरीबों को बताएंगे तो सारे हमारी तरफ आ जाएंगे। गरीबों ने तो सुना नहीं, लेकिन अमीरों के दिमाग में बैठ गया ये चीज़ कि नहीं अंग्रेज़ तो बहुत अच्छे हैं, और यही चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई तो उन्होंने कोई आवाज़ ही नहीं उठाई। वो न्यूज़पेपर देखते थे, बोलते क्या ये फालतू रिवॉल्ट कर रहे हैं ये लोग। वही चीज़, सारी चीज़ें वही घूम के आ रही है, दुनिया गोल है ना। लोग समझते नहीं है इस चीज़ों को कि रिवॉल्ट जो होता है वो ऐसे नहीं होता, बहुत ही सोच समझ, बहुत ही दम चाहिए उसके लिए। ओके, ब्रिटिश आपका जो एडवांटेज देखो, सुपीरियर उनके पास, ये तो आपको समझ ही होगा, उनके पास रेलवे था, कनेक्टिविटी थी, हर चीज़ थी, ठीक है। उन्होंने बाहर से जब उन्हें पिटने लग गए थे ना बैटल ऑफ चिनहत में, तो बाहर से देखो उन्होंने जीत लिया, फिर भी इनको डर देखो, है ना। बाहर से उन्होंने आर्मी बुलाई इनको सप्रेस करने के लिए, और यूनिफाइड नहीं थे। प्रॉपर लीडर की एक कहा जाता है कि क्या बहादुर शाह जफ़र को ही चुनना था। आपके पास ये था अहमदुल्ला शाह हुआ करते थे, ठीक है। आपके पास है ना मतलब झांसी की रानी हुआ करती थी, आपके पास ग्वालियर ये थे, आपके पास तात्या टोपे हुआ करते थे, मतलब पावरफुल नेता थे हमारे पास, ठीक है। कुंवर सिंह चाहे मतलब बुजुर्ग थे, लेकिन उनके पास आइडिया था, और बहादुर शाह से ज़्यादा, बहादुर शाह कुछ बोलता भी नहीं था, फिर भी उसको बना दिया। तो वो चीज़ कहते हैं कि ये एक फ़ैसला गलत हो गया, और 20 जून को, ठीक है, रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया गया, लेकिन ऑफिशियली 8 जुलाई कहते हैं। ध्यान रखना, कहीं लिख लेना इस चीज़ को, 8 जुलाई को, ठीक है, कन्फर्म तरीके से ख़त्म होता है आपका। वही सारी चीज़ें आफ्टर मैथ देख लेते हैं, ख़त्म है उसके बाद, ठीक है। रानी आती है, ठीक है, बड़ी मोटी है। तो रानी आई, तो रानी विक्टोरिया ने थप्पड़ मारा, याद आ रहा है किसको मैंने बताया था आपको, क्या नाम था इसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके नीचे कोड ऑफ डायरेक्टर, सभी को पीटा। तुम नीच से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तुम बेटा तुम निकलो यहाँ से। फिर उसके बाद बोलती है मैं खुद शासन करूँगी। फिर 1858 में क्वीन का है ना शासन शुरू हो जाता है इंडिया पे, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक। कौन सा डेट था? 1 नवंबर का था। 15 मेंबर्स की वो आपकी बताती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जहाँ पर जो IAS ऑफिसर्स हुआ करते थे, नहीं जो सिविल सर्वेंट के ऑफिसर्स की एक ग्रुप हुआ करता था, जो पूरी तरीके से, पहले तो कुछ ही सिविल सर्वेंट्स हुआ करते थे, अब तो पूरा ग्रुप था शासन करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट वॉइसरॉय, अब जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हटा दिया गया था, और कनिंग था ये चीज़, ठीक है। मार्शल वर्सेस नॉन मार्शल जो रेसिस हुआ करता था, ब्रिटिश हैवीली रिक्रूटेड फ्रॉम द सिख, गोरखाज और पठान, ठीक है। अब देखो समझो, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई वो यूपी वाले साइड, बंगाल वाले साइड, ठीक है, आपके जो नॉर्दर्न इंडिया वाले साइड में हुई थी। तो इनको बोला ये है ना मतलब कभी भी रिवॉल्ट फिर से कर सकते हैं, इनमें ये है, तो डालो, किसको डालो? सिख को डालो। उसके बाद से सिख को डालना शुरू कर दिए थे, ठीक है। गोरखाज हो गए, पठान हो गए, ठीक है, जानते हो ना पठान आप कौन होते हैं, गोरखाज कौन होते हैं आपके, इन लोगों का आर्मी में शामिल करना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। ओके, किसके कमीशंस? पील कमीशंस 1859, ठीक, कमीशंस भी देखते चलना आपको। एनेक्सेशन वाला रूल ख़त्म कर दिया था। इनको पता था कि अगर अभी भी हम है ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये वाला सिस्टम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कंट्रोल अब बिठा लेंगे किस पे, सारे ज़मीनों पे, लेकिन वहाँ पर राजा शासन कर सकते हैं। इसीलिए आप देखोगे जब इंडिया आज़ाद भी हुआ था तो प्रिंसली स्टेट्स देखने के लिए मिलता था, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब ये था कि मतलब ओवरऑल सब्सिडरी अलाइंसेज में पहुंच गए थे सारे के सारे, सभी से साइन करवा लिया था, लेकिन वो चीज़ नहीं कर रहे थे कि आपका बेटा अगर अडॉप्टेड है, नहीं है, वो नहीं है, आप आराम से शासन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पैसा ला कर दो, ये चीज़ था। सपोर्ट बेस प्रिंसली स्टेट, आप देखो धीरे धीरे क्या होता है, प्रिंसली स्टेट क्या होता है, गारंटीड इन द लैंड एक्सचेंज एब्सोल्युटली रॉयल्टी, मतलब यही चीज़ क्या आ गया कि प्रिंसली स्टेट को है ना, मतलब आपको यही चीज़ बहुत सारी सुविधाएं दी गई ताकि वो उनकी तरफ से आ सके। नहीं तो देखो कितने सारे ये थे जो राजा रजवाड़े थे, इन्होंने तो ही मतलब आवाज़ उठाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ में, नहीं तो आर्मी कहाँ से इतनी सारी इकट्ठा होती, जनता क्यों इकट्ठा होती, किनके कहने पे? ये रजवाड़ों के कहने पे ही हुआ था, ठीक है। और इनको समझ आ गया था पढ़े लिखे सबसे काम नहीं चलेगा, रजवाड़ों को भी एक साइड लाना पड़ेगा। डिवाइड एंड रूल का बस इतना याद रखना,
मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में और क्लियर करवाऊंगा कि किस तरीके से है ना, मैंने ये आपको बता दिया है कैसे कैसे एक्ट्स लाए थे दोनों की दोस्ती तोड़ने के लिए। और साथ साथ में ये मुस्लिम को ज़्यादा सप्रेस करने लग गए थे, पहले हिंदू को सप्रेस करते थे, अब मुस्लिम को सप्रेस करने लग जाएंगे 1858 के बाद, क्योंकि जो अहमदुल्ला शाह जो था, इस जो बैटल ऑफ चिनाब लड़ा, इस तरीके से ही ज़्यादातर जो थे मतलब जो लीडर्स थे वो मुस्लिम हुआ करते थे, तो उनको दबाने के लिए चीज़ किया गया कि ये ज़्यादा उड़ रहे हैं, इनको पहले पीटो। ठीक, हिंदूज़ को भी दबा रहे थे लेकिन कम, ठीक है, फिर उसके बाद मुस्लिम को कम कर देते हैं, फिर जाके हिंदू को दबाने, यही चीज़ें रहती हैं इनकी, फिर उसके बाद दोनों को दबाने शुरू करते हैं, वही सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये मैंने बता दिया कि कौन कौन सी आर्मीज़ थी, आपका चैप्टर हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। अब इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मैंने सारी जितनी भी सारी चीज़ें थी, सारे आंदोलन थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए। मज़ा आया ना।